तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था वी को क्वीन बी ने किस कर लिया था और उसके बाद वो जमीन में गिर गया, उसकी हालत खराब हो गई। वी के मुंह से झाग निकलने लगा और उसका शरीर पूरा गर्म होने लगा और उसकी दिल की धड़कनें भी बहुत ज्यादा तेज होने लगी अचानक से, और उसके आसपास से एक रेड कलर का ऑरा निकलने लगा। लेकिन तब भी वी के मुंह पे एक ही सवाल था कि तुमने मुझे क्या खिलाया। क्वीन भी यहाँ पे हैरान हो गई कि आखिर इसे हो क्या गया। एंड उसके बाद वी बेहोश हो जाता है। वी की थोड़ी थोड़ी आंखें खुली हुई थी जिससे वो देखता है कि यिन और दादाजी उसके पास है। यिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वी को क्या हुआ है। तभी दादाजी बोलते हैं कि शायद से उसने कोई एलिक्सर पी लिया है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं यिन को जो कि एक गीले कपड़े से वी के शरीर को पोंछ रही थी, और तभी वी को होश आ जाता है और वो उठ के बैठता है और कहता है मैं इस टाइम पे कहाँ पे हूँ। तभी यिन बोलती है कि तुम टैंक लैंड के मेडिकल हॉल में हो, और फिर यिन बताती है कि किस तरीके से वो बेहोश हो गया था और फिर दादाजी और यिन उसे यहाँ पे लेकर आए। एंड फिर वो पूछती है कि क्या तुम अभी ठीक हो या मैं दादाजी को फिर से बुलाऊं। वी यहाँ पे अपने सर पे हाथ रखता है और सोचने लगता है इस दुनिया की उसकी पहली किस के बारे में, और फिर वी को पूरा याद आ जाता है कि उसके साथ हुआ क्या था। वो बताता है कि क्वीन बी ने उसे कुछ खिला दिया था, जिसके बाद यिन पूछती है कि क्या खिला दिया था। एंड फिर वी बताता है मुझे पूरा तो नहीं पता, लेकिन शायद से उसे किंग बी एलिक्सर कहते हैं। वी बताता है कि जो नॉर्मल बी होती है वो नॉर्मल खाना खाती है, लेकिन जो क्वीन बी होती है वो अलग खाना खाती है और उसका खाना दूसरे बीज इकट्ठा करते हैं, और क्वीन बी सिर्फ वही खाना खाती है। सो यहाँ पे यिन बोलती है अच्छा तो क्वीन बी अपनी पूरी जिंदगी वही खाना खाती है। एंड फिर वी बताता है कि लेकिन इस एलिक्सर से एक बहुत अच्छा काम होता है। जो नॉर्मल बी होती है वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीती है और उसके बाद मर जाती है, लेकिन जो क्वीन बी होती है वो उन लोगों से 60 गुना ज्यादा जीती है, क्योंकि क्वीन बी सिर्फ एलिक्सर खाती है और उसने वो एलिक्सर वी को खिला दिया है। इसका मतलब वी भी अब 60 गुना ज्यादा जिएगा। और ये सुन के यिन एकदम से हैरान हो जाती है। वो कहती है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वी ने ये बात इतनी चिल्ला के कहा था कि वो डर जाती है बेचारी। एंड फिर यिन एक गहरी सांस लेती है और कहती है कि अच्छा तो अब मैं बताती हूँ। तो यिन बताती है कि तुम अभी मार्शल आर्ट सीख रहे हो और अभी तुम पूरी तरीके से नहीं सीख पाए हो और तुम्हारी बॉडी इतने काबिल भी नहीं है कि तुम क्वीन बी के एलिक्सर को अब्सॉर्ब कर सको, इसलिए तुम इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते। क्वीन बी के एलिक्सर से 60 साल तक की इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है, लेकिन तुम्हारी बॉडी इतनी काबिल नहीं है, इसीलिए तुम सिर्फ 10 साल तक का ही फायदा उठा सकते हो, और तुम काफी ज्यादा लकी हो जो तुमको ये मौका मिला। और यहाँ हम वी को देखते हैं जिसके शरीर से एक अलग ही ऑरा निकल रहा था। और फिर यिन बोलती है कि क्या तुम अपने आपको मिरर में देखोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि किंग बी एलिक्सर का कोई दूसरा भी इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पे, तो एक बार तुम अपने आप को सिल्वर मिरर में देखो। जिस पे वी कहता है क्या कहा तुमने, दूसरा भी इफेक्ट पड़ता है, और ये सिल्वर मिरर क्या है। और हम लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे वी बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। वो अपने आप को मिरर में देखता है और कहता है बाप रे ये तो बिल्कुल चेंज हो गया है। वो देखता है कि उसकी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है, जैसे कोई लड़की हो। वी यहाँ पे अपने गाल को बार बार टच करके देखता है क्योंकि उसे मजा आ रहा था, लेकिन वो सोचता है एक सेकंड, क्वीन भी एक लड़की है और उसने अपना एलिक्सर मुझे दे दिया, तो क्या मैं भी लड़की तो नहीं बन गया। और फिर वो जोर से चिल्लाता है और अपने आप को इस तरीके का इमेजिन करता है, ऐसा लग रहा है ये तो यिन की बहन बन गया। और फिर वो फटाफट से अपनी पैंट खोल के चेक करता है कि कहीं मैं लड़की तो नहीं बन गया। एंड फिर उसे शांति मिलती है कि नहीं भाई वो अभी तक लड़का ही है, और फिर बेचारा यहाँ पे जमीन पे लेट जाता है। एंड फिर यिन उसे बोलती है कि तुम्हें दादाजी को जाके एक बार थैंक्स बोल देना चाहिए, क्योंकि अभी तुम उनके ही वजह से जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और उसके बाद उन्होंने तुम्हें एनर्जी दी और उसके बाद ही तुम जिंदा बच पाए हो। जिसके बाद वी भी सोचता है कि हाँ मुझे एक बार दादाजी के पास जाना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वी कहीं पे जा रहा होता है, लेकिन आज सारे लड़के लड़कियां उसे घूर रहे थे, पता नहीं क्यों। एंड फिर वी को इतना ज्यादा शर्म आ जाता है कि वो पतली गली से निकल लेता है, मतलब भाग जाता है। और फिर वो यिन की फैमिली के पास पहुंच जाता है जहाँ पर सभी मिलके खाना खा रहे थे। यिन की मम्मा उसे बुलाती है कि तुम अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो। एंड फिर वो हंसते हुए कहती है कि अरे बाप रे तुम तो पहले से काफी ज्यादा हैंडसम हो गए हो, और क्या अभी तुम्हारी तबीयत ठीक है। वी यहाँ पे बोलता है हाँ मेरी तबीयत ठीक है और माफ करना मैंने आप सभी को परेशान किया। एंड तभी यिन की मम्मा थोड़ा यिन की मजे लेते हुए कहती है कि तुम्हें जलन वलन तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि शायद से मेरा दामाद तुम्हारी तरह सुंदर बन गया है। और ये सुन के तो यिन का फेस लाल टमाटर हो जाता है बेचारी, और वी को भी यहाँ पे काफी अजीब लगता है। और फिर बाकी सब भी एक एक करके उसका हाल चाल पूछते हैं, जिसके बाद वी दादाजी को भी थैंक्स बोलता है क्योंकि उसी की वजह से वो बच पाया है एंड दादाजी ने उसका अच्छा ख्याल रखा। सो यहाँ पे
लीडर पूछता है कि हमें अच्छे से समझाओ कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था, जिसपे वी बोलता है कि शायद से क्वीन बी को उनका नया घर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और इसीलिए वो लोग मुझे लेके गए वहाँ पे और मुझे वो एलिक्सर खिलाया क्योंकि वो लोग मुझे थैंक्स बोलना चाहते थे। जिसपे इनकी मम्मा बोलती है अच्छा तो अब जानवरों को थैंक्स बोलना भी आता है। एंड यहाँ पे दादाजी लीडर वगैरह बात कर रहे थे कि ये एलिक्सर तो काफी ज्यादा अच्छा होता है और अगर हमें ये मिल जाए तो हमारे टैंक लाइन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एंड तभी इनकी मम्मा को पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो चिल्ला के बोलती है वे क्या तुम हमारे लिए वो एलिक्सर ला सकते हो, और वो काफी चिल्ला के बोल रही थी तो यहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं। और फिर येन भी बोलने लग जाती है कि हाँ ये पॉसिबल है क्या। वे यहाँ पे हैरान हो जाता है, वो थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि देखो नॉर्मल बीज अलग होती है, हम लोग उन्हें बेवकूफ बना के एलिक्सर बनवा सकते हैं, लेकिन क्वीन बी ये बेवकूफ नहीं होती है, इनके पास बहुत दिमाग होता है, इसलिए ये लोग हमारी बात नहीं मानने वाले हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने क्वीन बी के लिए ही काम करते हैं और मैंने जो एलिक्सर खाया है वो क्वीन बी ने मुझे खुद से खिलाया है, इसलिए शायद ये एलिक्सर वापस नहीं लाया जा सकता। एंड यहाँ पे वी सोचता है कि क्या मैं इन्हें सच बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। तभी येन की मम्मा चिल्लाने लग जाती है कि तुम ये एलिक्सर क्यों नहीं ला सकते, जिसपे वी कहता है कि कोई भी इस एलिक्सर को नहीं खा सकता। लीडर भी पूछते हैं कि क्या इसका टेस्ट वगैरह सही नहीं है क्या, जिसपे वी घबराते हुए कहता है नहीं यहाँ पे टेस्ट वगैरह का कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि ये एलिक्सर डायरेक्ट क्वीन बी के मुंह से आता है और इसीलिए अगर आप लोगों को ये एलिक्सर चाहिए तो आप लोगों को क्वीन बी को किस करना पड़ेगा और फिर वो अपने जुबान से आप लोगों को खिला देगी। और ये सुन के यहाँ पे सबके होश उड़ जाते हैं और लीडर भी बोलते हैं इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है कि कोई और एलिक्सर को पाए क्योंकि क्वीन बी सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती है, इसलिए उसने तुम्हें किस किया और तुम्हें ये एलिक्सर दिया। और ये सुन के किसी के हाथ से चॉपस्टिक गिर गए। वे यहाँ पे हैरान और ये यहाँ पे गुस्से से लाल और वो वे से गुस्से से पूछती है कि वे सॉरियोंग क्या तुमने सच में क्वीन बी को किस किया। इसके बाद वी का क्या हाल हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इस इंसान को दिखाया जाता है और इनका नाम जो है और ये मुरीम का कोई अलायंस लीडर वगैरह वगैरह है। खैर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ये औरत उसे चाय देने आई थी एंड फिर वो आराम से चाय पीने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और इंसान आ जाता है जो आते ही कहता है कि आपकी शांति भंग करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन बात बहुत ही जरूरी है। हमें एक मैसेज मिला है कि टैंक लाइन वालों ने ब्लड हैंड राक्षसा का कत्ल कर दिया है और उनकी जो किताब थी जिसमें उनकी मार्शल आर्ट के बारे में सब कुछ लिखा था उन्होंने वो भी जब्त कर लिया। और ये सुन के लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। वो बताते हैं कि कुछ साल पहले की लड़ाई के बाद ब्लड हैंड राक्षसा हनान के किसी आइलैंड में अकेले रहते थे और उससे भी मजे की बात पता है उन्हें किसने मारा, उन्हें एक यंग पॉइजन मास्टर द्वारा मारा गया है। एंड फिर वो बोलता है लीडर मुझे पता था कि आपको ये सब बातें पसंद आएगी, तो क्यों ना हम लोग विस्तार में बात करें। एंड तभी वहाँ पे जो लड़की होती है ना वो गुस्से में उसकी तरफ देखती है कि सारा मजा खराब कर दिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टैंक लाइन को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी की जरूरी मीटिंग चल रही थी और यहाँ पर ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि वो किंग बी वाला जानकारी जिसने दूसरों तक पहुँचाई थी उसे क्या सजा दी जाए। एंड तभी यहाँ पे वी बोलता है देखो कितनी अजीब बात है ना, ये बुड्ढे अब चुप बैठे हैं और लीडर की सारी बात मान रहे हैं। जिन भी स्माइल करती है और कहती है हाँ सही कहा तुमने, क्योंकि जो भी हो हम सब एक फैमिली ही है। और फिर लीडर कहते हैं कि जिन्होंने भी गद्दारी की है उनकी सजाए मौत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और फिर वो बहुत सारे जहर के नाम लेते हैं जिससे उन्हें सांस आना बंद हो जाएगा, उनकी दिल की धड़कनें बंद हो जाएगी और उनके बॉडी के अंदर के पार्ट्स अपने आप सड़ने लगेंगे। एंड इतनी भयंकर सजा सुन के यहाँ पे वी तो हैरान हो जाता है कि अरे बाप रे टैंक लाइन वाले इतने खतरनाक होते हैं क्या। और उसके बाद इनकी मीटिंग खत्म होती है और यहाँ पे लीडर फैसला करते हैं कि वो जा रहे हैं अभी के अभी उन गद्दारों को ढूंढने और उन्हें सजा देने। लीडर जा रहे होते हैं तभी भी उन्हें पीछे से आवाज देता है और कहता है कि फादर इन लॉ अपना ख्याल रखना और सावधान रहिएगा, जिसपे लीडर बताते हैं कि सावधान रहने की जरूरत मुझे नहीं है, डर का माहौल तब उन पे होगा। और फिर देखते ही देखते लीडर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे हम देखते हैं येन और वी के पास वो बुड्ढे आ जाते हैं एंड पता नहीं अब ये लोग क्या बोलने वाले हैं। ये दोनों मिलकर उन बुड्ढों को सम्मान देते हैं। वी सोचता है कि ये लोग उस गोल्डन हेयर्ड किंग बी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये लोग कुछ और ही बात करने आए थे यहाँ पे। एंड ये सुन के वी हैरान हो जाता है कि अब क्या दिक्कत है इनको। वो बुड्ढा बोलता है कि इधर आओ बच्चे, मैं कान में बोलूं, थोड़ी पर्सनल बात है। और फिर ये थरकी बुड्ढे वी से बोलते हैं कि वो ग्राउंड बीटल वाला जो दवा तुमने बनाया था ना, क्या तुम और थोड़ा हमें दे सकते हो। और ये सुन के वी के फेस में आ जाती है शैतानी हंसी। वी उन दवा को बाहर निकालता है और उनके जो बॉल होते हैं उनसे खेलने लगता है इन बुड्ढों के मजे लेने के लिए। एंड फिर वो उन बुड्ढों से बुलवाई लेता है कि आप लोग मुझे अब दामाद मान रहे हो ना, जिसपे वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हम लोग अब तुम्हें दामाद मान रहे हैं क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा होशियार हो और तुम हमारे फैमिली के लिए फायदेमंद भी हो, इसलिए अब हमें कोई दिक्कत नहीं है और अब तुम यहाँ पे बेझिझक रह सकते हो बिना किसी टेंशन के। यहाँ पे भी उन्हें दवा देने के लिए मान जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे दादाजी आ जाते हैं और उन्हें देख के सभी
सभी शर्मा जाते हैं बुड्ढे एंड फिर वो लोग नाटक करने लग जाते हैं एंड फिर वो लोग जल्दी से डांस करने लग जाते हैं और नाटक करने लग जाते हैं कि अरे हम लोग तो बस इसलिए खुश है क्योंकि ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है ना, और हम लोग हमारे दामाद के साथ बस थोड़े मजे कर रहे हैं। जिसके बाद दादाजी बोलते हैं अच्छा अच्छा सही बात है, तो लगता है तुम लोगों को इस लड़की की वैल्यू पता चल गई है। और यहाँ पे ये उन्होंने खड़ी खड़ी घूर रही थी क्योंकि इसे तो सब कुछ पता है ना। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पे गुप्पे आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ग्रैंड लीडर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है। सिचुएन सिटी के सिटी लॉर्ड जिन्हें हमने ये दवा भेजी थी वो काफी ज्यादा बीमार हो गए हैं। तभी वी पूछता है कि क्या उसने दवाई ज्यादा खा लिया है क्या, जिसके बाद वो बताता है कि हाँ उन्होंने ज्यादा फायदे के लिए ज्यादा दवाई ले लिया। एंड वी के यहाँ पे होश उड़ जाते हैं कि अरे बाप रे ऐसे भी लोग होते हैं क्या। एंड फिर दादाजी भी अपने सिर पे हाथ मारते हैं और कहते हैं धत तेरी की। एंड फिर वो वी से कहते हैं कि सॉरी मुझे अभी के अभी जाना पड़ेगा सिटी लॉर्ड के पास, इसीलिए तुम घर का ध्यान रखना क्योंकि अभी फिलहाल घर में तुम अकेले मर्द हो, क्योंकि हर कोई किसी न किसी काम से जा चुका है। जिसके बाद वी दादाजी से बोलता है ठीक है आप जा सकते हैं। एंड फिर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं और वी यहाँ पे मन ही मन सोचता है कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या ही हो सकता है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता रहा में दिखाया जाता है वी और येन एक साथ बैठे थे। एंड यहाँ पे येन उससे पूछती है कि तो कैसा लग रहा है मार्शल आर्ट सीखने में, जिसपे वी बताता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लग रहा था लेकिन अब थोड़ा आसान लग रहा है। येन बताती है कि तुम अभी 10 पॉइजन्स डुअल ऑरिजिन आर्ट में हो और ये आर्ट बॉडी में 2 सिलेंडर इंजन की तरह काम करता है। और सबसे खास बात अब तुम अपना QI यानी इंटरनल एनर्जी किसी भी चीज में डालकर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वी ये बात सुन के हैरान हो जाता है कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एंड फिर वो बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। एंड फिर वो लोग एक नकली इंसान बनाते हैं यानी कि पुतला, और उसके बाद वी एक डैगर लेता है और हमें दिखाया जाता है उसके आसपास ग्रीन कलर का ऑरा निकलने लगता है। और फिर वो अपने दिमाग को शांत करता है, मार्शल आर्ट के सारे रूल्स फॉलो करता है एंड अब उसकी पूरी इंटरनल एनर्जी उसके कंट्रोल में है और वो पूरी एनर्जी को इस डैगर में डालने वाला है। और उसके बाद वो अपनी पूरी एनर्जी यूज करता है और उस डैगर को फेंक देता है और वो डैगर जाके उस डमी के आर पार हो जाता है और दूर जाके एक दीवार पे लगता है। और यहाँ पे कुछ और भी निंजाज है जो कि पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और ये लोग चोर है ठीक है, यहाँ पे कुछ चोरी करने आए हैं। वो लोग देखते हैं कि अरे बाप रे क्या इन्होंने हमको देख लिया जो हम पे इस तरीके से वार कर रहे हैं। एंड फिर वो लोग देखते हैं कि अरे नहीं ये लोग तो बस अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड फिर वहाँ पे एक और निंजा बोलता है चलो हमारा काम हो चुका है, हमने बुक की कॉपी चुरा ली है और अब हम लोग पकड़े जाए उससे पहले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। एंड यहाँ पे ये तीनों मिलके टैंक क्लैन के सिक्योरिटी का मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग कितने लापरवाह हैं। लेकिन तभी अचानक से उन्हें एक मीठी सी महक आती है और उनके सामने होती है हमारी गोल्डन हेयर्ड किंग बी। एंड ये बी काफी ज्यादा गुस्से में है और फिर वी और येन देखते हैं कि यहाँ पे गोल्डन हेयर्ड किंग भी क्या कर रही है एंड वो किसी पे हमला कर रही है, इसका मतलब कोई तो है यहाँ पर। और तभी येन की नजर उन निंजाओं पे पड़ती है और वो भाग के उनके पास जाती है और येन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ये लोग चोर है। वही हमारी गोल्डन भी एक निंजा को काट लेती है और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। एंड येन उनकी तरफ भागते हुए जाती है और अपना विप निकालती है और उन पे हमला कर देती है एंड विप से जोर से जमीन पे दे के मारती है। यहाँ जमीन तो टूट जाता है लेकिन वो निंजा बच जाते हैं, जिससे येन हैरान हो जाती है कि ये लोग मेरे वार से कैसे बच गए। एंड तभी वहाँ पे एक निंजा आ जाता है जिसे बी काट रही थी, उसे बी काट रही थी लेकिन फिर भी वो येन पे हमला करने आ जाता है, लेकिन येन वहाँ पे बच जाती है और उसकी वाट लगा देती है और उसे जमीन पे गिरा देती है मार के। तभी वी पूछता है येन क्या तुम ठीक हो, जिसपे येन बोलती है हाँ मुझे क्या होगा। एंड वी यहाँ पे हैरान कि ये इंसान मर गया है क्या। येन उसे देखती है और कहती है कि हाँ ये मर गया है लेकिन इसे मैंने नहीं मारा, ये जहर खा के मर गया है और इसने खुदकुशी की है क्योंकि कुछ तो बात है जो ये हमें नहीं बताना चाहता था, इसीलिए ये खुद ही मर गया। ये इंसान यही रह जाता है लेकिन बाकी 2 लोग वहाँ से निकल चुके थे। येन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, वो कहती है वी तुम वेनम ब्लड यूनिट के लीडर गुप्पे के साथ इन लोगों का पीछा करो, मैं आती हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वी और वेनम ब्लड यूनिट यानी कि गुप्पे की टीम मिलकर उन लोगों का पीछा कर रही थी एंड ये लोग काफी तेजी से भाग रहे थे। तभी वी को याद आता है कि तो अब वक्त आ गया है मेरे 2 सिलेंडर इंजन के स्पीड को इस्तेमाल करने का। और ये बोलते ही वो अपना पैर जमीन पे जोर से दे के मारता है ताकि वो अपनी स्पीड बढ़ा सके, लेकिन यहाँ पे उसकी स्पीड तो नहीं बढ़ती है लेकिन लड़का उल्टा जमीन के अंदर घुस जाता है। एंड फिर गुप्पे और उसकी टीम देखती है कि अरे मास्टर सॉरियोंग ये क्या हो गया आपके साथ। एंड फिर वो लोग रुक जाते हैं और उसे बाहर निकालते हैं, जिसपे वी बोलता है थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। एंड जैसे ही वी की नजर उस खाई में पड़ती है जो गड्ढा उसने खुद ही बनाया है, वो नीचे देखता है तो अरे बाप रे बहुत सारे सांप। एंड यहाँ पे गुप्पे बताता है कि हाँ ऐसे सीजन में इतने सारे सांप एक साथ मिलना आम बात है क्योंकि ये सांप अलग है, इनको टाइगर स्ट्रैप के नाम से जाना जाता है और इन सांपों को रेड नेक, कीलबैक और फ्लावर स्नैक भी कह सकते हैं। ये पानी वाले सांप है इसलिए ये जल्दी गुस्सा नहीं करती है और आसानी से किसी को काटते भी नहीं है और बाकी सांपों की तरह इसके दांत भी नहीं होते आगे। वे यहाँ पे बोलते हैं खैर ये सब तो छोड़ो लेकिन मेरी वजह से वो निंजा भाग गए इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। गुप्पे बोलता है कोई बात नहीं है लेकिन हम उन निंजास को छोड़ नहीं
सकते हैं, इसलिए चलो फिर से शुरू हो जाओ। और फिर वो लोग फिर से भागने लगते हैं। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है गुप्पे बोलता है कि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, हम उन्हें पकड़ने ही वाले हैं, क्योंकि उन निंजाओं के सामने एक पत्थरों का बड़ा सा पहाड़ आ गया है और बहुत ही ज्यादा बारिश भी हो रही है और बिजली भी चमक रहा है, तो वो लोग इस पहाड़ पे आसानी से नहीं चढ़ सकते। एंड तभी हम देखते हैं वी की टीम भी वहाँ पे पहुंच जाती है और वो लोग चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। एंड फिर ये लोग बोलते हैं कि अब तुम लोग कहीं नहीं भाग सकते, तुम्हें चारों तरफ से हम लोगों ने घेर लिया है। और देखते ही देखते वो लोग अपना अपना डैगर निकालने लग जाते हैं और आपस में सभी लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे पे वार करते ही जाते हैं। यहाँ पे ये तीनों निंजा मिलके गुप्पे की टीम के एक इंसान को मिलके मारते हैं। तभी गुप्पे एक निंजा पे वार करता है, लेकिन वो बच जाता है। वो अपने आप को निंजा टेक्निक यूज करके दूर कर लेता है, लेकिन फिर भी गुप्पे का डैगर जाके उसके चेस्ट पे लग ही जाता है। एंड फिर गुप्पे उससे बोलता है कि बच गए तुम, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए मेरे डैगर का जहर धुल गया, वरना तुम मेरे जहर से ही मर जाते। और फिर गुप्पे की पूरी टीम उन निंजाओं की तरफ जाने लगती है बहुत ही ज्यादा गुस्से से, मानो अब उनका खेल खत्म। लेकिन तभी वहाँ जोर जोर से हंसने की आवाज आती है पहाड़ों के ऊपर से। तभी सब ऊपर की तरफ देखते हैं। गुप्पे गुस्से से बोलता है कौन है वहाँ पे। एंड तभी पहाड़ के ऊपर से नीचे के लिए आता है एक बहुत ही डरावना बुढ़ा सा राक्षस। एंड गुप्पे उसे देख के बोलता है कि ये तो एक मार्शल मास्टर है। एंड फिर वो सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि सभी पीछे हट जाओ। वो बुढ़ा जोर जोर से हंसने लगता है और उसके चारों ओर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बहुत खतरनाक है। जिसके बाद वो निंजाओं से कहता है कि क्या तुम वो चीज लेकर आए हो, जिसपे वो लोग कहते हैं हाँ हम लोग उसकी एक कॉपी लेके आए हैं जो टैंक क्लैन द्वारा ही बनाई गई है। ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इससे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे वी एक निंजा को बांधे हुए खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो उनकी बातें सुनता है, वहाँ पे कॉपी वगैरह की बात चल रही थी ना, तो वी को याद आता है कि दादाजी ने कहा था कि ये एक बुरे किताब की कॉपी है और इसे सिर्फ और सिर्फ बुरे लोग ही देखेंगे। एंड फिर वी चिल्ला के गुप्पे से कहता है कि वो ब्लड हैंड राक्षसा के बुक की कॉपी है, जिसमें उसके मार्शल आर्ट का सीक्रेट है। गुप्पे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग आखिर हो कौन। वही वो बुढ़ा किसी की बात नहीं सुनता है और वो उस कॉपी को लेता है और उससे सब कुछ पढ़ लेता है और वो एक खतरनाक से स्माइल देता है और अपने पास खड़े निंजा को भी बता देता है जो कुछ इसमें लिखा था। एंड फिर वो उस निंजा को ऑर्डर देता है कि जाओ और यहाँ किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। एंड फिर हम देखते हैं वो निंजा जाता है और उन्हीं का एक टीममेट मरा पड़ा होता है और वो अपने टीममेट पे वो मार्शल आर्ट यूज करता है और हमें दिखाया जाता है वो उसके पूरे शरीर के ब्लड को अब्सॉर्ब कर लेता है। एंड ये देख के वी और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर किस तरीका टेक्निक है। एंड फिर वो निंजा अपने आप को हील कर लेता है, अपना खंजर निकाल देता है जो उसे गुप्पे ने मारा था। एंड फिर वो अपने आप को हील कर लेता है पूरा। एंड वही हमें उस बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है मैं और कोई नहीं हूँ, मैं ब्लड कल्ट एल्डर हूँ एंड मेरा नाम है लॉर्ड गो च्योनाक। और इन लोगों के नाम थोड़े अजीब है तो गड़बड़ी हो सकती है, उसके लिए माफ करना। यहाँ पे च्योनाक वी को देखता है और कहता है कि तुम लड़के यहाँ पे सबसे ज्यादा ठीक ठाक मुझे तुम ही नजर आ रहे हो, यानी मजा आने वाला है एक जवान लड़के का खून पीने में। एंड फिर वो बुड्ढा अपने पास के एक निंजा से बोलता है कि चलो उस लड़के को मेरे लिए पकड़ के लेकर आओ, क्योंकि रिकवरी के लिए उस यंग लड़के का ब्लड सबसे अच्छा रहेगा। एंड फिर वो निंजा बिना कुछ सोचे समझे वी को पकड़ने के लिए जाने लगता है। तभी गुप्पे बोलता है कि सभी सावधान हो जाओ, वो वॉरियर सॉरियोंग को पकड़ने आ रहा है और हम लोग किसी भी हालत में उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते हैं, तो तैयार हो जाओ मास्टर सॉरियोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड तभी हम देखते हैं वो बुड्ढा च्योनाक हवा में बहुत ही जोर से उछलता है, जिससे आसपास के पत्थर उड़ने लगते हैं। वहीं वो दूसरा निंजा वी के गले को जोर से पकड़ लेता है, जिससे उसकी सांस ही अटक जाती है। तभी वो अपने बच्चों को आवाज देता है, यानी कि प्यारे प्यारे सेंटिपिड के बच्चे। एंड तभी वो सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं और वो उस निंजा को काटने लगते हैं। एंड वो निंजा देख के हैरान हो जाता है कि क्या ये सेंटिपिड है। और तभी दूर से एक डैगर आता है और उस निंजा के खोपड़ी में घुस जाता है। एंड उसका काम वही तमाम हो जाता है और सारे सेंटिपिड के बच्चे वी के पास वापस आ जाते हैं। एंड तभी वी पीछे मुड़ के देखता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे येन आ चुकी थी और वो डैगर येन ने ही मारा था। और येन के साथ यहाँ टैंक क्लैन के बाकी लोग भी आए थे। येन वहाँ हालात देख के हैरान हो जाती है। तभी गुप्पे उसे चिल्लाते हुए कहता है कि लेडी येन ये एक ब्लड कल्ट एल्डर है। एंड ब्लड कल्ट सुन के येन के होश उड़ जाते हैं। एंड तभी साइड में दूसरा टैंक क्लैन का सिपाही बोलता है तो चलो टाइम आ गया है 5 पॉइजन तबाही को 9 पॉइजन तबाही में बदलने का। और फिर सारे टैंक क्लैन वाले उस च्योनाक को चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे च्योनाक तो बिल्कुल टेंशन में नहीं है। वो बोलता है कि क्या उस लड़के ने ब्लड हैंड राक्षसा को मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, अफसोस उसे बस
छोटे छोटे सेंटीपिड्स के बच्चों ने मार दिया। तभी ये टैंक लाइन वाला चिल्लाता है और कहता है कि अब तेरा क्या होगा ये सोच दो। और तभी चेनाक हंसने लगता है और कहता है अच्छा ये बात है क्या, आ जाओ फिर देखते हैं किसमें कितना है दम। एंड फिर वहाँ पे बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू होने लग जाती है। तभी हम लोग वी को देखते हैं जो कि एक सिपाही को पट्टी बांध रहा था क्योंकि उसके बहुत ही ज्यादा लग गई थी। वी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान था और कहता है कि लगता है यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी ओर चेनाक सबको मारे जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं लेता। और तभी हम लोग देखते हैं अचानक से येन को, जो चेनाक के हमले से उड़ के आई थी और सीधा एक पेड़ से टकरा के नीचे गिर जाती है। तभी वी की नजर उस पर पड़ती है। वी जल्दी से उसके पास जाता है। यहाँ पे येन को खून की उल्टियाँ होने लगती है, लेकिन फिर भी वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। और फिर वो वी का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ और टैंक लाइन जाके हमारे लिए और भी मदद लेके आओ। एंड वी को यहाँ पे खुद पे गुस्सा आता है कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तभी बाकी टैंक लाइन के बुजुर्ग भी बोलते हैं कि हाँ वी तुम अभी के अभी जाओ, हम लोग यहाँ पे संभाल लेंगे जब तक तुम जाओ। वी उनके तरफ देखता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द वापस आऊँ। लेकिन वी यहाँ पे बोलता है मेरा मोबिलिटी आर्ट इतना काबिल है क्या कि मैं ये कर सकता हूँ। ये उसे गले लगा लेती है और कहती है कि हाँ तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है, इतने दिन के ट्रेनिंग के बाद तुम ये जरूर कर सकते हो, मुझे ये पता है और मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, तो चलो अब जाओ। और ये बोलने के बाद ये वहाँ से वापस भाग जाती है लड़ाई करने के लिए। एंड फिर वी भी वहाँ से भागने लगता है। वो अपने मोबिलिटी आर्ट का यूज करता है, वो इतने अच्छे से यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी वो भाग के ही जाता है बिना रुके। लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। एंड फिर सारे सेंटीपिड के बच्चे बाहर निकल जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। एंड फिर वी संभलते संभलते उठ जाता है। वो सेंटीपिड के गाल पे हाथ रखता है और सोचता है कि कैसे उन सब ने उसे वहाँ से भगा दिया। वो सोचता है उन्होंने मुझे उस जगह से दूर कर दिया, लेकिन क्यों? क्या मुझे बचाने के लिए? लेकिन वो मुझे क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ या मैं कमजोर हूँ इसलिए उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया? आखिरकार एक रियल मार्शल आर्टिस्ट का मतलब क्या है? एंड फिर वी यहाँ पे याद करता है लीडर के बारे में, जब लीडर ने कहा था कि अब से तुम टैंक क्लैन का हिस्सा हो और हमारी फैमिली का भी। वो सोचता है कि आखिर इस फैमिली वर्ड का मतलब क्या होता है। मैंने मान तो लिया कि मैं टैंक क्लैन का एक फैमिली मेंबर हूँ, लेकिन आखिरकार मैं समझ गया मैं टैंक क्लैन का एक असली पार्ट बिल्कुल नहीं हूँ। और फिर वो टैंक क्लैन के सभी मेंबर्स के साथ जो जो वक्त उसने बिताया था उन सबको याद करने लगता है, एक एक वो पल जब टैंक क्लैन वालों ने उसे प्यार दिया। वो कहता है कि उन सब ने मुझे हमेशा अपना एक परिवार माना, लेकिन मैंने कभी इस शब्द का इज्जत ही नहीं किया। एंड फिर वी अपने सर पे हाथ रखता है एंड फिर थोड़ा स्माइल करता है एंड फिर अपने सेंटीपिड्स के बच्चों से कहता है अरे अरे क्या मैं एक असैसिन क्लैन के लिए कुछ ज्यादा ही नरम दिल नहीं हो रहा? एंड उसके बाद वी हंसता है और कहता है खैर उन सबको छोड़ो, चलो हम तुम्हारी मम्मी को बचाने चलते हैं। और फिर वी बिना कुछ सोचे भागने लगता है और कहता है कि मुझे उन सभी लोगों को बचाना होगा जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया। एंड वो भागते भागते बस यही सोचे जा रहा था, ब्लड कल्ट, वो ब्लड अब्सॉर्ब करता है। अरे नहीं, जहरीले जानवर, जहरीले कीड़े, जहरीले जड़ी बूटियां सब मेरे आसपास है। वो ये सब सोचते सोचते भागता ही रहता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि उसके सामने था एक बड़ा सा खड्डा जो उसी ने बनाया था जाते वक्त, और इस खड्डे में थे बहुत सारे सांप। वी उस गड्ढे की ओर जा रहा था तो सेंटीपिड के बच्चे उसे रोकते हैं, लेकिन वी उन्हें साइड में रख देता है और कहता है कि टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। वो बच्चे काफी घबरा जाते हैं, लेकिन एक बच्ची बेचारी आराम से सो रही थी। और फिर वी भागते हुए जाता है और उस गड्ढे में कूद जाता है जहाँ पर बहुत सारे सांप उसका स्वागत कर रहे थे, और वी उन्हें देख के हंसने लग जाता है। एंड चलो अब सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड मैं आप लोगों को बता दूं ये पार्ट लास्ट पार्ट है क्योंकि इस मानवा के अभी 24 चैप्टर्स ही आए हैं जो कि मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी चैप्टर्स वीकली आएंगे, बाकी मांगा इन मानवास की तरह। तो अब बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वी सांपों के उस गड्ढे में कूद जाता है जहाँ पर बहुत सारे सांप थे। वी बताता है कि ये सांप बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं और इन्हें फ्लावर स्नेक भी कहा जाता है। एंड धीरे धीरे हम देखते हैं वो सारे सांप वी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो सांप वी को काटने लगते हैं, लेकिन वो कहता है वैसे तो ये सांप ब्लैक माम्बा से भी ज्यादा जहरीले होते हैं, लेकिन बाकी सांपों की तरह इनके आगे वो दो नुकीले दांत नहीं होते हैं जिससे इनका जहर शरीर में ज्यादा जल्दी नहीं फैलता। एंड ये बताते बताते ही एक सांप उसके हाथ में काट लेता है जिससे वी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वी यहाँ पे सोचता है कि इस वक्त वो टैंक क्लैन के इंटरनल एनर्जी वाले टेक्निक को यूज कर रहा है, इसलिए वो इन सब को सह सकता है, और पॉइजन वाला मार्शल आर्ट तो वो सीख ही रहा है, उसी की वजह से इतना जहर तो वो संभाल ही सकता है, वरना तो मर जाता ना, क्योंकि ये ब्लैक माम्बा से भी ज्यादा जहरीले हैं। वहीं वी को दर्द में देख के यहाँ पे सेंटीपिड के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रोने जैसा शक्ल बना लेते हैं। वी बोलता है टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ और अब मैं आ रहा हूँ। वो अपने हाथ को देखता है तो चारों तरफ सांप के काटने के निशान हो चुके थे, तो वो सोचता है कि इतना काफी होगा, अब मुझे चलना चाहिए। वी अब जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बात उसे हैरान कर देती है क्योंकि वो हिल नहीं पा रहा था। बहुत सारे सांप उसके पैरों से चढ़ते ही जा रहे हैं और उसके पैरों को बहुत ही बुरे ढंग से जकड़ लिया है।
वी यहाँ पे सोचता है अरे बाप रे, ये सब भी हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन तभी हम देखते हैं वी के छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर आ जाते हैं और उनमें से एक बच्ची बहुत ही गुस्से में होती है और वो जोर से चिल्लाती है उन सांपों पे। सांप उल्टा उस पे चिल्लाता है तो उसे और गुस्सा आ जाता है, जिसपे वो बोलती है रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी। एंड फिर वो नीचे उतरती है और उनको काट लेती है। एंड फिर वो सभी सांपों को काट काट के नीचे पटक देती है। एंड वी उसको देख के हैरान। वी उससे थैंक यू ग्रेस बोलता है क्योंकि इसका नाम ग्रेस है। एंड सोचता है अरे बाप रे, ये छोटे बच्चे तो बहुत खतरनाक है। एंड यहाँ पे सभी सांपों को भी पसीने आने लग जाते हैं ग्रेस को देख के। एंड फिर वी उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम पापा के लिए परेशान हो गए थे है ना, तो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, अब हम लोग तुम्हारी मम्मा को बचाने चलते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यिन को दिखाया जाता है जो अभी भी चेनाक से लड़ रही थी। सभी टैंक क्लैन वाले बहुत ज्यादा थक चुके थे, लेकिन वो ब्लड कल्ट उसे तो कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो सबको मार मार के उनका ब्लड अब्सॉर्ब कर लेता है, तो उसकी पावर बढ़ती जाती है। एंड यहाँ पे लड़ते लड़ते भी यिन वी के बारे में सोचती है कि आई होप वो बिना किसी मुसीबत के यहाँ से चला गया होगा। यहाँ पे सभी टैंक क्लैन वाले यिन से बोलते हैं कि आप भी यहाँ से चले जाओ जैसे वी चला गया, जिसपे यिन बोलती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, जब आप सभी यहाँ पे लड़ रहे होंगे मैं यहाँ से नहीं जा सकती। जिसपे वो कहते हैं नहीं, अगर आपको कुछ हो गया तो हम टैंक क्लैन के हेड को क्या मुंह दिखाएंगे। इन सब की बातें सुन सुन के यहाँ चेनाक का दिमाग खराब हो रहा था। सभी यिन से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन यिन बोलती है नहीं, हम टैंक क्लैन वाले हैं और हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं, हम हमारे अपनों को कभी मुसीबत में नहीं छोड़ते। वही चेनाक बोलता है कि अगर तुम में से एक भी खिलौना वापस गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हंसने लगता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम में से कोई भी चला गया ना तो मैं टैंक क्लैन जाऊंगा और वहाँ पे तबाही मचा दूंगा, जिससे सबको ये पता भी चल जाएगा कि ब्लड कल्ट वापस आ चुका है। ये सुन के सभी टैंक क्लैन वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लगता है इसका इरादा नहीं है हम में से किसी को भी जिंदा छोड़ने का। एंड यहाँ पे यिन बोलती है ठीक है। एंड वो अपने विप को कस के पकड़ती है और कहती है भले ही हम सब मर जाए लेकिन मैं तुम्हारा एक हाथ तो काट के ही दम लूंगी। एंड फिर वो सभी से कहती है समझ गए ना सब, जिसपे सभी बोलते हैं यस लेडी यिन, समझ गए हम। एंड फिर यहाँ पे चेनाक भी हंसने लगता है एंड सभी रेडी होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि बिल्कुल सही कहा, टैंक क्लैन वाले कभी पीछे नहीं हटते। यिन देखती है कि क्या सरियोंग तुम वापस आ गए। एंड वी यहाँ पे स्टाइल मारते हुए अपने बालों को ठीक करता है और कहता है कि जैसा कि यिन ने कहा टैंक क्लैन वाले कभी गिव अप नहीं करते। एंड फिर वो अपने छोटे छोटे सेंटीपीड के बच्चों को साइड में रखता है और कहता है कि मैं भी टैंक क्लैन का हिस्सा हूँ। एंड फिर वो अपनी शर्ट उतार देता है और सीधा भागते हुए चेनाक की तरफ जाता है। वो अपने डैगर निकालते हुए भागता ही जाता है। साइड में से यिन बोलती है कि सरियोंग ऐसा नहीं करो, लेकिन यहाँ पे चेनाक हंसने लगता है और कहता है कि बेवकूफ, ये सब तुम्हें बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे और तुम खुद ही यहाँ पे मरने के लिए आ गए। वी उस पे अटैक कर देता है, लेकिन यिन यहाँ पे जोर से चिल्लाती है क्योंकि चेनाक ने उसे गले से पकड़ लिया था और उसके डैगर वैगर सब नीचे गिर जाते हैं। एंड फिर चेनाक कहता है चलो कोई बात नहीं, अब तुम खुशी खुशी अपना जीवन मुझे देना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा, अब मुझे चखने दो कि तुम्हारा खून कैसा है। एंड फिर वो वी के चेस्ट में अपना हाथ घुसा देता है एंड फिर उसके ब्लड को अब्सॉर्ब करने लगता है। एंड उसके बाद एक बहुत ही डरावनी स्मेल देता है। वो वी के खून को अब्सॉर्ब करता ही जाता है। एंड वी को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, जिसपे वो चिल्लाने लगता है। एंड फिर यिन यहाँ पे चिल्लाते हुए सबको ऑर्डर देती है कि वी सरियोंग को बचाओ। एंड फिर वो सभी के सभी मिलके चेनाक पे अटैक करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चेनाक का काम हो चुका था और वो कहता है तुम्हारा ब्लड बाकियों से बहुत ज्यादा टेस्टी था, मैंने यहाँ पे तब से बहुत सारे लोगों का ब्लड अब्सॉर्ब किया, लेकिन वो मक्खियों जैसे इंसान, उससे मुझे थोड़ा थोड़ा फायदा हो रहा था, लेकिन तुम जैसे जवान लड़के का ब्लड अब्सॉर्ब करके मैं एक ही बार में पावरफुल बन गया। सभी उसकी तरफ बढ़ रहे थे उस पे हमला करने के लिए, लेकिन चेनाक एक ही बारी में सभी को दूर फेंक देता है एंड वी को भी। सभी हवा में उड़ के दूर गिर रहे थे, लेकिन यहाँ पे यिन ने वी को पकड़ लिया। चेनाक यहाँ पे हंसने लगता है। वही यिन वी को पकड़ के उसे गले लगा लेती है। वही चेनाक बोलता है कि मैं इस लड़के को ऐसी मौत दूंगा जिससे इसे दर्द ना हो। वही यिन गुस्से में बोलती है बिल्कुल नहीं। तभी यिन कांसने लगता है और उसे होश आ जाता है। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं चेनाक के मुंह से झाग निकलने लगता है। वो गुस्से में घबराते हुए कहता है कि तूने मेरे साथ क्या किया। हम देखते हैं उसके बाल, उसकी दाढ़ी सब कुछ झड़ने लगता है। चेनाक यहाँ पे बुरे ढंग से घबराया हुआ होता है। वो कहता है ये सब इम्पॉसिबल है, तुमने ये सब मेरे साथ कैसे किया। तभी वी उठ के थोड़ा बैठता है और मुस्कुराने लगता है और उसकी तरफ उंगली करके कहता है मैंने क्या कहा था तुमसे कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा नेचुरल एनिमी हूँ।
चयोनाक यहाँ हैरान कि क्या मतलब है तुम्हारा नेचुरल एनिमी से। यिन भी यहाँ पे हैरान होती है और वो वी की तरफ देखती है और सोचती है आखिर ये हो क्या रहा है। चयोनाक सोचता है मेरे साथ क्या हो रहा है, जब से मैंने इस लड़के के ब्लड को अब्सॉर्ब किया है तब से मेरा शरीर, मेरा ब्लड मेरे कंट्रोल में नहीं है। एंड फिर वो नीचे गिर जाता है एंड वो गिरते गिरते यही बोलता है नहीं मैं यहाँ पे नहीं गिर सकता। तभी यिन उसे बोलती है मरने के लिए तैयार हो जाओ और वो अपना विप निकालती है और उसे उसकी तरफ फेंकती है और यिन का अटैक सीधा जाके चयोनाक को लग जाता है, जिसपे यिन हैरान होती है कि क्या इस बार मेरा अटैक सही लगा। बिल्कुल, ये भूत जैसा मॉन्स्टर इस बार मेरे अटैक से बच क्यों नहीं पाया। चयोनाक यहाँ मरने के कगार पे है, फिर भी वो बोलता है मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, आखिर तुमने मेरे ब्लड आर्ट के साथ क्या किया। मैं तुम सबकी हड्डियों को पीस के तुम्हारा खून भी पी जाता हूँ, लेकिन लगता है ये सब भी काफी नहीं है। तभी यिन चिल्लाते हुए कहती है कि अब अपनी बोलती बंद भी कर लो क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। और फिर ये कह के वो अपने विप को खींच लेती है और चयोनाक का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और दूर जाके गिरता है। एंड ये देख के सभी हैरान कि क्या लेडी यिन ने ये कर दिखाया, चयोनाक खत्म हो गया, हम सब जीत चुके हैं। यिन यहाँ पे हैरान होती है और वो वी से बोलती है वी ये क्या हो रहा है, ये भूत जैसा राक्षस मर गया। लेकिन तभी यिन को बहुत ही ज्यादा शर्म आ जाती है, वो हैरान कि ये क्या हुआ, उसका फेस लाल हो जाता है क्योंकि वी ने उसे बड़ी बहन यिन कह दिया, जिसपे वो बोलती है किसे बोल रहे हो तुम बड़ी बहन। वी यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लग जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। एंड फिर वो बोलता है कि जल्द से जल्द मेरा इलाज कराओ क्योंकि मुझे पानी वाले सांपों ने काट लिया है। एंड धीरे धीरे यहाँ पर इसकी आंखें बंद हो जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वी यिन सब लोग टैंक लैंड में है एंड दादाजी वहीं वी का इलाज कर रहे थे। एंड तभी वी को होश आता है और उसे पता चलता है कि वो 10 दिनों बाद जागा है, जिसपे वो हैरान कि क्या कहा मैं 10 दिनों बाद जागा हूँ। एंड फिर यिन बताती है कि हाँ वो वहाँ पे बेहोश हो गया था, उसके बाद ये सब मिलके उसे टैंक लैंड वापस लेकर आए। एंड वी को यहाँ पे पता चलता है कि उसको सांपों ने काट लिया है एंड वो बोलता है अरे बाप रे, मैं 2 बार मर के जिंदा हुआ हूँ, वो भी सांप के काटने से। एंड तभी दादाजी बताते हैं कि वो अभी ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं कि इससे भी इम्पोर्टेंट एक सवाल है। एंड फिर वी बोलता है क्या सवाल है। एंड फिर वो बोलता है कि तुम ये बताओ मुझे कि क्या वाटर स्नेक सच में जहरीले होते हैं और तुमने ब्लड कल्ट एल्डर को कैसे हराया। जिसपे यिन गुस्सा हो जाती है कि दादाजी ये कोई टाइम है ये सब पूछने का। लेकिन यहाँ पे वी बताने लग जाता है कि हाँ उन सांपों में भी जहर होता है और उनमें 2 किस्म का जहर होता है, एक तो उनके मुंह के अंदर जो दांत होते हैं उनमें से निकलता है और दूसरा उनके गर्दन में होता है। दादाजी और यिन बोलती है हमें ये बात पहले नहीं पता थी। जिसपे वी बोलता है कि हाँ ये सांप बहुत ही ज्यादा डरपोक होते हैं, इसलिए आसपास इंसानों को देख के ये तुरंत भाग जाते हैं। लेकिन इनका जो जहर होता है जब ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो हमारी बॉडी के सारे ब्लड सेल्स की वाट लगा देता है और चयोनाक के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। वी के खून में वही जहर दौड़ रहा था और वो मार्शल आर्ट सीख चुका था थोड़ा बहुत, तो उसने जहर को कंट्रोल कर लिया। लेकिन जब चयोनाक ने उसका ब्लड अब्सॉर्ब किया तो उसकी वाट लग गई। एंड ये बात सुन के ये खुद भी हैरान थे। दादाजी और यिन बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे सिचुएन टैंक लैंड के आसपास इतने जहरीले जानवर भी रहते हैं। और वो लोग वी को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उसके वजह से ही ये सब कुछ जानकारी मिली है। एंड यहाँ पे दादाजी वी के थोड़ा मजे लेते हुए कहते हैं तो तुम उस ब्लड कल्ट एल्डर के नेचुरल एनिमी हो राइट। एंड ये सुन के वी थोड़ा शर्मा जाता है कि ये लोग मेरे मजे ले रहे हैं क्या। जिसपे दादाजी बोलते हैं कि अरे नहीं तुमने उसके मार्शल आर्ट की वाट लगा दी, इसलिए इस हिसाब से तुम उसके नेचुरल एनिमी हुए। एंड यहाँ दादाजी वी को थैंक्स बोलते हैं कि जब मैं नहीं था तब तुमने मेरी फैमिली को बचाया। और यहाँ पे ये सभी मिलके फैसला करते हैं कि ये लोग अब उन ब्लड कल्ट वालों की कमजोरी जानते हैं, इसलिए ये सब मिलकर उनको खत्म कर देंगे। एंड फिर हमें यहाँ पे टैंक लैंड सिटी दिखाया जाता है एंड फिर दादाजी को। एंड दादाजी यहाँ पे किसी को लेटर लिख रहे थे कि टैंक लैंड खतरे में है और यहाँ पे जो भी हुआ कि ब्लड कल्ट एल्डर्स वापस आ गए हैं और उनके बहुत सारे सिपाही मारे जा चुके हैं और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उन सभी के लिए दादाजी मदद मांग रहे हैं। दादाजी चाहते हैं कि मुरीम के बहुत पावरफुल जो भी टीम है वो सब टैंक लैंड में आए और एक बातचीत करें। दादाजी बताते हैं कि 30 साल पहले की बात है, तब ब्लड कल्ट मुरीम में आए थे और उन्होंने चारों तरफ मौत और लाशें बिछा दी और इसी तरीके से ब्लड कल्ट हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन गए। एंड अभी दादाजी को लगता है कि फिलहाल मामला कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको अब पता है कि ब्लड कल्ट की कमजोरी क्या है, उसे कौन से जहर से मारा जा सकता है, उनके मार्शल आर्ट को कैसे रोका जा सकता है। ये सब कुछ अब इनको पता चल गया है, इसलिए चाहते हैं कि मुरीम के जितने भी क्लैन है उन सबको पता चल जाए कि ब्लड कल्ट की कमजोरी क्या है, ताकि सभी लोग सावधान रह सके। एंड दादाजी उनको वी के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पे दादाजी बताते हैं कि उन्होंने ये खत मुरीम के अलायंस मिलिट्री के लीडर को भेजा है। एंड फिर दादाजी बोलते हैं खैर ये सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। जिसपे वी पूछता है क्या है। दादाजी बताते हैं कि अब वो 10,000 जहर के मंदिर में जा सकता है, अब उसे जाने से कोई भी नहीं रोकेगा। एंड दादाजी बताते हैं कि जैसा सेटअप तुमने तैयार करने के लिए बोला था वैसा भी हमने कर दिया है, क्योंकि ये लोग अब उन पानी वाले सांपों को पालने वाले हैं और भी जहरीले जानवरों को भी। एंड ये सुन के वी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि
क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला है जहरीले जानवरों को पालने का। एंड फिर वो दादाजी को बोलता है थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड फिर जो कबूतर होता है जिसपे दादाजी ने लेटर लिखा था वो कबूतर वहाँ से चला जाता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान है क्योंकि उसके सामने उसके जहरीले जानवरों को पालने वाला पूरा गार्डन रेडी था और इस गार्डन का नाम होता है टॉक्सिक क्रिएचर गार्डन। वी यन से कहता है पता है यहाँ पे मैं सारे जहरीले जानवरों को पालने वाला हूँ और मैं आशा करता हूँ कि एक दिन मैं 10 सबसे जहरीले जानवरों को भी यहाँ पे पालूंगा। एंड तभी यहाँ पे यन के मुंह से निकल जाता है कि हाँ मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगी। एंड वो ये बोल के बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है कि ये मैंने क्या बोल दिया। एंड फिर वो वहाँ से भाग जाती है एंड भागते हुए कहती है यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा है, चलो देखते हैं ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड हमें दिखाया जाता है वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि गुप्पे वगैरह है। एंड ये लोग अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ब्लड कल्ट एल्डर के साथ लड़ाई के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके थे। एंड यहाँ पे गुप्पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि ये एक नया यूनिट बनाया है क्योंकि हमको लीडर ने कहा था। एंड गुप्पे बताता है कि अब ये सब वी के अंडर काम करने वाले हैं और वी जो भी ऑर्डर देगा ये वो सब कुछ करेंगे। एंड वी पता नहीं ये सब सुन के उसके मुंह से पानी क्यों निकलने लग जाता है। एंड वी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि वाह ये सभी के सभी मेरा ऑर्डर मानेंगे, यानी कि ये मेरे जहरीले जानवरों की दुकान पे भी काम करेंगे। एंड यहाँ पे लड़का अपने अलग ही ख्यालों में खो जाता है। वी यहाँ पे बोलता है मैं अब अपने सपने से बस एक कदम दूर हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो खत वाला कबूतर अपनी जगह में पहुंच चुका है जहाँ पर उसे खत पहुँचाना था। एंड तभी उस कबूतर के पास एक बूढ़ी औरत आती है और वो उस खत को पढ़ती है, उसमें जो जो भी लिखा होता है। एंड वो उस खत को पढ़ने के बाद वो बोलती है तो एक खून का तूफान फिर से आने वाला है। एंड बस इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पे खत्म। छोटे वीडियो ही आएंगे क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर रिलीज होंगे वैसे ही मैं वीडियो बनाती जाऊंगी। तो अब बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मुरीम के अलायंस मिलिट्री के जनरल को। एंड पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था दादाजी ने एक खत भेजा था एंड उसी की वजह से ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये लंबे बाल वाला इन सभी का जनरल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी अपने बॉस से कहते हैं कि बॉस हम लोग आज रात तक ही टैंक लाइन पहुँच जाएंगे, जिसपे जनरल कहता है चलो अच्छा है, हमें रात को बाहर नहीं रुकना पड़ेगा। एंड आप लोगों को याद आ रहा होगा इस इंसान को हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे ये अपने गुस्से से भरे लीडर के बारे में सोचता है और सोचता है कि काश मैं यहाँ से कुछ ना कुछ गुड न्यूज तो लेके जाऊँ और कम से कम ब्लड कल्ट का कोई ना कोई निशानी तो ढूंढ पाऊँ। एंड तभी उनमें से एक सिपाही बोलता है बॉस हम लोग टैंक लाइन पहुंच चुके हैं। तभी हमारे टैंक लाइन की जो सिक्योरिटी है वो लोग इन लोगों को देख लेते हैं और कहते हैं कि क्या आप लोग हमारे गेस्ट हैं मुरीम के अलायंस मिलिट्री से। एंड तभी ये जनरल बोलता है हाँ मैं मुरीम अलायंस का जनरल हूँ और मेरा नाम है जैगल हू। एंड फिर टैंक लाइन वाले बोलते हैं ठीक है, लेकिन आप लोगों को अंदर जाने से पहले थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एंड फिर एक बंदा टैंक लाइन का दरवाजा खोलता है और अंदर की तरफ देखता है। एंड फिर ये लोग बोलते हैं आप लोगों को यहाँ पे सावधान रहना चाहिए और यहाँ पे अंदर जाने के कुछ रूल्स हैं। एंड फिर एक सिपाही बोलते हैं क्या मतलब है, हम लोगों को अपने हथियार डाल के अंदर जाना पड़ेगा क्या। एंड फिर टैंक लाइन वाला सिपाही बोलता है अंदर कुछ भी हो सकता है और टैंक लाइन के अंदर कोई भी जीव तुच्छ या फिर कितना भी छोटा क्यों ना हो उसकी जान नहीं लेनी जानी चाहिए। एंड तभी यहाँ पे जैगल सोचता है क्या मतलब है इसका, पूरा का पूरा टैंक लाइन बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया क्या। एंड यहाँ पे टैंक लाइन वाले इनको अंदर जाने नहीं देते हैं। एंड तभी वी और ये आ जाते हैं। एंड फिर वो उससे कहते हैं अरे जनरल आप आ गए क्या। एंड फिर ये सभी एक दूसरे से मिलते हैं। एंड यहाँ पे जैगल कहता है लेडी ये लास्ट टाइम हम लोग 1 साल पहले अलायंस में मिले थे है ना। एंड फिर वो कहता है खैर ये सब छोड़ो, हमारे मास्टर कहाँ है। एंड यहाँ पे ये दादाजी की बात कर रहा है, जिसपे ये माफी मांगते हुए कहती है माफ करना दादाजी ब्लड कल्ट के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाहर गए हुए हैं। जिसपे जैगल बोलता है अरे माफी मांगने वाली क्या बात है, मुरीम के 3 फूलों में से एक फूल हमारा स्वागत कर रही है, इसमें भला कौन सी बुराई है। तो लड़का यहाँ पे लाइन मार रहा है। एंड फिर वो बोलता है अच्छा तो ये आपके साइड में खड़ा लड़का कौन है। एंड फिर वे बोलता है आपसे पहली बार मिलके खुशी हुई जनरल और मेरा नाम है वे सॉरियोंग। एंड फिर ये लोग हैरान होते हैं कि क्या वे सॉरियोंग, ये टैंक सॉरियोंग नहीं है, मतलब इसके सरनेम से हैरान है ये लोग। एंड यहाँ पे येन थोड़ा शर्माते हुए कहती है हाँ ये मेरा होने वाला पति है। एंड सभी हैरान कि क्या ये आपका लवर है। एंड भाई यहाँ पे सभी के सभी हैरान कि मुरीम के 3 फूलों में से एक टैंक येन का भी लवर है। यहाँ पे बाकी सिपाही तो रोने ही लग जाते हैं कि ये तो ना इंसाफी है, एक बाहर का इंसान इनका लवर है, ये कैसे हो सकता है। एंड यहाँ पे जैगल वो बोलता है खैर ये सब छोड़ो, आप लोग हमें अंदर लेके जाइए प्लीज। एंड यहाँ पे इसकी भी हालत खराब हो गई है ये बात सुन के। एंड फिर तभी एक सिपाही बोलता है 1 मिनट रुको, क्या आप लोगों को कुछ आवाज सुनाई दे रही है। एंड फिर सभी चिल्लाते हुए कहते हैं अरे वो देखो ऊपर, वो तो गोल्डन हेयर्ड किंग भी है। एंड फिर सभी लोग क्या करते हैं, वो लोग वे और येन को घेर लेते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड फिर वे सोचता है क्या ये लोग लेडी येन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद वे इन लोगों को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन ये लोग वे से कहते हैं कि लड़के पीछे हट जाओ, ये गोल्डन
गोल्डन हेयर्ड किंग बीज है और ये बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है और ये एक आम इंसान को आराम से मार सकती है। एंड फिर ये लोग वी को पीछे के लिए दबा देते हैं, लेकिन वी कहता है अरे यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये गोल्डन हेयर्ड किंग बीज है। लेकिन आगे वी को ये लोग कुछ बोलने ही नहीं देते, उसे दबा के रख देते हैं। एंड फिर वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबको साइड करता है और कहता है कि पागल हो गए हो क्या सब, मैं इन सभी बीज को शांत कर सकता हूँ क्योंकि मैं इनको पालता हूँ। एंड फिर सभी हैरान कि क्या कहा इसने, ये गोल्डन हेयर्ड किंग बीज को पालता है। एंड फिर वी बीज के पास चला जाता है एंड फिर सारी बीज उसे झप्पी देने लग जाती है। एंड ये देख के सभी के सभी डर जाते हैं। एंड फिर वी उनसे कहता है कि तुम सब मुझसे मिलने आई हो क्या, लगता है मैं काफी टाइम से तुम लोगों से मिला नहीं हो, है ना। एंड वही सब यहाँ पे हैरान कि ये लड़का इन गोल्डन हेयर्ड किंग बीज को बच्चों की तरह पाल रहा है। एंड फिर सारी बीज इन लोगों को गुस्से से घूरती है कि हाँ भाई हमारे मास्टर को कमजोर समझ रखा था क्या। एंड फिर सब शांत होते हैं एंड ये लोग टैंक लाइन के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जैगल ये अभी तक यन की उसी बात को सोच रहा है कि ये बाहरी लड़का लेडी यन का लवर है कैसे। एंड सभी टैंक लाइन वाले इसे अपना दामाद भी मारने लगे, बड़ी अजीब बात है। एंड तभी जैगल की नजर गुप्पे की टीम की ओर पड़ती है एंड वो सोचता है अब ये लोग क्या कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये लोग अलग अलग जीवों को लेकर लड़ रहे थे कि कौन सा जीव ज्यादा अच्छा रहेगा टैंक लाइन के लिए। एंड फिर जैगल वी से पूछता है कि ये लोग इन जानवरों का ख्याल क्यों रख रहे हैं और फिर वी बताता है कि इन लोगों को सजा मिली है जहरीले जानवरों का ख्याल रखने का, जिसपे जैगल बोलता है कैसी सजा। एंड फिर वी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जिसपे यिन वी को सिखाती है कि तुम्हें अपने इंटरनल एनर्जी को बाहर निकालना चाहिए, लेकिन वी कुछ इस तरीके का डांस करके अपने इंटरनल एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसपे यिन बोलती है अरे ऐसे नहीं पागल। एंड तभी वहाँ पर हम देखते हैं गुप्पे और उसकी टीम आ जाती है। एंड वो लोग यहाँ पे वी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने जिन चूहों के बच्चों को पाला था उन पानी वाले सांपों को खिलाने के लिए वो मर गए हैं। एंड फिर वी बोलता है क्या कहा, वो मर गए हैं लेकिन कैसे। एंड फिर वी खुद ही बताता है कि कभी कभी ना वो लोग काफी ज्यादा शोर करते हैं, इसलिए उनकी जो माँ होती है वही उन्हें मार देती है। एंड फिर गुप्पे बताता है कि नहीं कुछ वॉरियर्स उन्हें खा गए हैं। एंड फिर वी हैरान कि क्या कहा, वॉरियर्स उन्हें खा गए। एंड फिर गुप्पे बताता है कि हाँ ये एक डिश है जिसमें छोटे चूहे के बच्चों को केचप लगा के खा लेते हैं, वो भी जिंदा समोसे की तरह। ये सुन के वी तो होश में ही नहीं है। ये उन पे गुस्सा करती है और कहती है तुमने उनको रोका नहीं, जिसपे वो बताता है कि वो लोग कह रहे थे कि उन लोगों को इन सब को देख के घर की याद आ रही है, इसलिए वो लोग बातों ही बातों में उनको खा गए। एंड फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर वी बताता है कि इसीलिए ये लोग इन जहरीले जानवरों को अच्छे से पाल रहे हैं और उनका ख्याल रख रहे हैं। एंड फिर जैगल यहाँ पे सोचता है लेकिन ये लोग इन जहरीले जानवरों को पाल क्यों रहे हैं, सच में ये लड़का कोई आम लड़का बिल्कुल नहीं है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है दादाजी वे और जैगल आपस में बातचीत कर रहे थे। एंड फिर ये लोग ना वी की तारीफ कर रहे थे। जैगल भी बोलता है किसे पता था टैंक लाइन के महान लीडर को हैनान के एक खाली आइलैंड में वी मिल जाएगा। एंड दादाजी भी बोलते हैं कि हाँ क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे टैंक लाइन के लिए एक खजाना है। एंड वी को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये लोग ना यहाँ पे इसकी चापलूसी कर रहे हैं। एंड फिर ये लोग फालतू की बात छोड़ के मुद्दे की बात पे आते हैं। जैगल यहाँ पे कहता है लेकिन मुझे यहाँ पे अभी तक ब्लड कल्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। एंड फिर दादाजी ऑर्डर करते हैं कि वी चलो उन्हें वो दिखाओ, जिसपे वी बोलता है ठीक है दादाजी। एंड फिर उसके बाद दादाजी बोलते हैं लेकिन एक सेकंड पहले मैं एक कवच बना लेता हूँ। एंड फिर दादाजी एक गोला बनाते हैं एंड इस गोले के अंदर से बाहर कोई भी आवाज नहीं जाएगी क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं ना। एंड फिर वी उस जहर को निकाल के बाहर रखता है और कहता है ये रहा। एंड फिर जैगल उस जहर को देखता है और कहता है ये किस टाइप का है। एंड फिर दादाजी बताते हैं कि ये जहर इंटरनल एनर्जी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। फिर जैगल बताता है कि ये जहर तो बहुत ही नॉर्मल है, मुझे नहीं लगता आपको इसके लिए इतना बड़ा कवच बनाना चाहिए था। एंड फिर वी और दादाजी एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराने लगते हैं। एंड फिर जैगल हैरान क्योंकि यहाँ पे दादाजी ने बताया कि ये जहर सिर्फ और सिर्फ ब्लड कल्ट के मेंबर्स पे ही काम करता है। जैगल पूछता है क्या ये सच है, जिसपे दादाजी बोलते हैं हाँ इसे मानना मुश्किल है लेकिन ये सच है। एंड फिर जैगल बताता है कि 30 साल पहले ब्लड कल्ट के साथ जब हम लोग लड़ाई कर रहे थे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि वो लोग हमारे मार्शल आर्ट के टेक्निक को बिल्कुल बर्बाद कर दे रहे थे, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो लोग तो ताकतवर बनते ही जा रहे थे। एंड फिर जैगल पूछता है कि अच्छा तो ये जहर काम कैसे करता है। एंड फिर दादाजी बताते हैं कि यिन ने बताया था कि इस जहर से जो भी ब्लड कल्ट वाले होंगे उनका इंटरनल एनर्जी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। एंड जब ब्लड कल्ट के एल्डर चाणक्य के शरीर में ये जहर गया तब यिन ने उसका सर एक ही वार में धड़ से अलग कर दिया। एंड ये सुन के जैगल हैरान हो जाता है कि वाह एक ही बारी में। एंड फिर जैगल दादाजी से थैंक यू बोलता है इन सब चीजों के लिए। एंड वो बताता है कि अब हमारे अलायंस लीडर चैन से सांस ले पाएंगे। एंड तभी दादाजी बोलते हैं थैंक यू बोलना ही है तो ये हाथ जो आपने जोड़ा है ना इसको घुमा के वी की तरफ कर दो, क्योंकि वी ही वो इंसान है जिसने ये तरकीब निकाला और ऊपर से उसने ये जहर खुद की बॉडी में डाला। एंड ये सब तो ठीक है लेकिन उसके बाद वो ब्लड कल्ट एल्डर के पास चला गया और उसे लालच देने लगा अपने खून का ताकि वो वी का खून अब्सॉर्ब करे और उसकी इंटरनल एनर्जी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। और इस चक्कर में वो 10 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच में फंसा रहा। एंड फिर जैगल हैरान और वो बोलता है अरे बाप रे आपने खुद की जिंदगी
को दाव पे लगा दिया। एंड फिर वो वी से खुश होता है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है आपको इस दुनिया की कोई सी भी चीज चाहिए, बस मुझे वो वर्ड बता दीजिए, मैं खुद जाके अलायंस लीडर से बात करूंगा। एंड उसके बाद वी थोड़ा सोचता है एंड उसके बाद बोलता है अच्छा ठीक है, तो क्या आप मुझे जहरीले जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एंड ये बात सुन के जैगल यहाँ पे हैरान हो जाता है। वो सोचता है क्या कहा इसने, जहरीले जानवर, मैंने तो सोचा था सोना चांदी एलिक्सर वगैरह ये वो सब मांगेगा। एंड फिर वो सोचता है सच में पूरे मुरीम के हिस्ट्री में मैंने इस लड़की की तरह किसी को नहीं देखा। एंड फिर जैगल बोलता है देखो मुझे नहीं पता ये तुम जैसा सोच रहे हो वैसा होगा या नहीं, लेकिन क्या तुम एक रहस्यमय स्टोन लिजर्ड के बारे में जानना चाहोगे। एंड बस इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म। तो एंटोमोलॉजिस्ट इन सिचुआन टैंकलैंड के चैप्टर 24 के लास्ट में हम लोगों ने देखा था जैगल वी को एक स्टोन लिजर्ड के बारे में बताता है, यानी कि एक पत्थर जैसी छिपकली, लेकिन वो पत्थर नहीं है, ठीक है। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी चैप्टर नंबर 25 जिसमें हमें उस लिजर्ड के बारे में पता चलेगा एंड और भी बहुत कुछ। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें जैगल और उसकी टीम को दिखाया जाता है एंड यहाँ पे एक और लड़का होता है जो की जैगल जैसा ही दिखता है। एंड ये लड़का जैगल का ही कोई लगता है शायद से, क्योंकि ये उसको अंकल बोल रहा है। खैर ये सब छोड़ो, हम लोग देखते हैं ये लोग एक बर्फ के पहाड़ी के पास है एंड यहाँ पे एक झरना भी बह रहा है। एंड फिर ये लड़का बोलता है अंकल हम लोग पहुंच ही गए माउंट गोंगा। एंड फिर यहाँ जैगल पानी को छू के देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बर्फ के पहाड़ से बहकर आ रहा है, तो ठंडा तो हो गई। यहाँ पे जैगल बोलता है कि मैं आगे चलता हूँ और तुम सभी सावधानी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। एंड फिर सभी खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। एंड फिर ये लोग निंजा हथौड़ी की तरह पानी में चलने लगते हैं एंड उस झरने तक पहुँच जाते हैं। एंड ये लोग काफी ऊपर तक चढ़े हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे दूसरा लड़का बोलता है तो फाइनली अंकल हम लोग पहुँच ही गए यहाँ पे। एंड फिर जैगल बोलता है हाँ मैं पहले आगे जाता हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे आना, ठीक है। और फिर ये लोग चलने लगते हैं। ये लोग एक गुफा के अंदर है, ठीक है, और यहाँ का नजारा देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। एंड तभी जैगल के साथ वाला लड़का बोलता है वाह ये जगह काफी अनोखी है। और तभी जैगल बोलता है कि हाँ ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है इस तरह की चीजों के उगने के लिए। और उसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं। तो ये लोग ढूंढ रहे हैं इस फूल को जिसका नाम है स्नो जिनसेंग। एंड कहा जाता है ये फूल 100-200 सालों तक ऐसे ही रहता है। एंड कहा जाता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये लोग इस फूल को यहाँ पे लेने आए हैं क्योंकि इन लोगों को किसी नमगोंग क्लैन की लड़की को बचाना है। और खुशकिस्मती से इन लोगों को स्नो जिनसेंग यहाँ पे मिल भी गया जो कि 200 साल पुराना है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जैगल एक लंबी सांस लेता है एंड उसके बाद उस फूल को तोड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी कोई चीज अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था कि है क्या चीज। एंड तभी जैगल अपना तलवार निकालता है एंड बाप रे उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। तभी वो दूसरा लड़का कहता है अंकल जैगल क्या आप ठीक हैं। एंड फिर जैगल कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। एंड वो कहता है कि ये क्या चीज है भाई, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। एंड तभी वो चीज जैगल के तलवार से टकरा जाती है एंड जैगल हैरान क्योंकि यहाँ पर उसका तलवार ही टूट गया और वहाँ पे कुछ बर्फ जैसा जम गया। जैगल यहाँ पे हैरान कि भाई उसके पास फ्रीज करने की शक्ति है। एंड फिर फाइनली वो चीज रुकता है एंड जैगल देखता है कि ये तो एक लिजर्ड है। एंड तभी दूसरा लड़का भी बोलता है सॉरी सर, लेकिन ये सिर्फ एक लिजर्ड नहीं, ये एक ब्लू कलर का लिजर्ड है। एंड तभी सीन करंट टाइम में आता है जहाँ पर वी को दिखाया जाता है एंड वो हैरान कि क्या कहा, ब्लू कलर का लिजर्ड। एंड वी यहाँ पे उस लिजर्ड के बारे में सुन के अपनी शैतानी हंसी दिखाता है। तभी दादाजी बोलते हैं कि तुम्हें पक्का वो लिजर्ड चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वो जहरीले नहीं होते हैं। तभी वी कहता है हाँ लेकिन उनका जो पावर होता है वो उनके आंखों में होता है। तभी दादाजी हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं भाई तू क्या बात कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता इन सब के बारे में। एंड यहाँ पे जैगल सोचता है कि ये लड़का सच में सबसे अलग है। एंड उसके बाद जैगल बोलता है कि जब भी मुझे और किसी जहरीले जानवर के बारे में पता चलेगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। जिसपे वी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड उसे बोलता है थैंक यू ग्रैंड मास्टर। और फिर दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है लीडर वापस आ चुके हैं। एंड जैसे वो आते हैं सबसे पहले वी के लिए चिल्लाते हैं। वी भी देखता है अरे ससुर जी आप आ गए क्या। एंड यहाँ पे येन भी काफी ज्यादा खुश होती है अपने फादर को देख के, लेकिन यहाँ पे वही लीडर तो सबसे पहले वी का मुंह खोलते है जाके कि भाई तू ठीक है ना। एंड फिर वी यहाँ पे बड़े मुश्किल से बोलता है हाँ हाँ फादर मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर ठीक रहेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। एंड यहाँ पे वी बोलता है 10 दिनों बाद जब मुझे होश आया तब मैंने पाया अपने हाथों में इन छोटे छोटे निशानों को, लेकिन आखिरकार इन सब के बावजूद भी मैं जिंदा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे लीडर को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि सभी ने उनको ब्लड कल की पूरी कहानी सुना दी, जिसके बाद लीडर बोलता है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। एंड तभी लीडर को याद आता है अरे बाप रे मेरी एक बेटी भी है ना। एंड फिर वो वापस से चिल्लाते हैं येन क्या तुम ठीक हो, जिस पे येन बोलती है फादर पहले तो आप शांत हो जाओ मैं ठीक हूँ। एंड फिर वो बताती है कि वी और फैमिली के बाकी मेंबर्स ने उसे बचा लिया। एंड दादाजी भी बोलते हैं वी ने तो कमाल कर दिया। एंड दादाजी ये भी कहते हैं कि पता है जब वी ने उस एल्डर को हराया ना तब उसने क्या कहा था, उसने
कहा था मैं हूँ नेचुरल एनिमी, है ना, ये ऐसे ही कुछ कहा था ना, जिसपे यिन कहती है नहीं, वी ने कहा था मैं तुम्हारा नेचुरल एनिमी हूँ। और ये सब सुन के वी को थोड़ा सा शर्म आने लग जाता है खुद की तारीफ सुन के। एंड फिर वी यहाँ पे थोड़ा शैतानी शक्ल बनाता है एंड कहता है क्यों ना बोलूं, आखिरकार हम लोगों ने उन ब्लड कल्ट वालों की कमजोरी पता कर ली है। एंड तभी एक आवाज आती है, च्योल सान जरा इधर भी देखो, मैं भी यहाँ पे हूँ यार। एंड ये आवाज है जैगल की, जो कि लीडर से बोल रहा था। एंड फिर लीडर उस पे ध्यान देते और कहते हैं अरे तुम भी हो क्या, तुम ठीक हो। एंड फिर ये आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करने लग जाते हैं। एंड ये देख के वी हैरान, और तभी यिन बताती है कि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। और ये देख के वी हैरान, क्योंकि ये जो जैगल है वो काफी ज्यादा यंग भी दिख रहा है और ये लोग इतने अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो वी को समझ आ ही गया कि ये लोग दोस्त हैं। एंड उसके बाद जैगल लीडर से कहते हैं कि चलो भाई अब बैठ जाओ, क्योंकि अब हमें बहुत ज्यादा बातचीत करनी है ब्लड कल्ट के बारे में। एंड फिर वो लोग वी से भी बैठने को बोलते हैं एंड फिर वी भी बैठ जाता है एंड फिर इन लोगों की बातचीत शुरू हो जाती है। एंड फिर लीडर जैगल से पूछते है कि क्या तुम्हें सीक्रेट एजेंट के बारे में कुछ पता चला। वी यहाँ पे सोचता है क्या मतलब है इनका सीक्रेट एजेंट, क्या इन लोगों का मतलब किसी स्पाई से है या फिर ऐसा ही कुछ। एंड फिर लीडर वी से कहते हैं कि तुमने नहीं बोला था क्या कि उन ब्लड कल्ट वालों ने ब्लड एंड रक्षासा का वो बुक चुरा लिया और उस बुक में जो भी रक्षासा का सीक्रेट टेक्निक वगैरह लिखा था उन लोगों ने वो सारा कुछ पढ़ लिया एंड उस ब्लड कल्ट के एल्डर को भी बता दिया। जिसपे वी कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था, लगता है ये सब उन लोगों के लिए काफी ज्यादा कीमती था। एंड फिर लीडर बोलते हैं कि हाँ तो इस केस में ये क्लियर है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो हमारे टैंक क्लैन के सीक्रेट को बाहर लीक कर रहा है। जिसपे वी बोलता है तो आपको क्या लगता है कि कैसे उन लोगों को पता चला होगा कि ब्लड एंड रक्षासा का बुक हमारे टैंक क्लैन में है। एंड फिर वो जोश में आके चिल्लाते हुए उठ के खड़ा होता है और टेबल पे हाथ रखता है और कहता है कि इसका मतलब यही है कि जिसने भी हमारे टैंक क्लैन के सीक्रेट को लीक किया है वो हमारे टैंक क्लैन का ही कोई सदस्य है और उसी ने जाके ये इन्फॉर्मेशन ब्लड कल्ट वालों को दी है ना। और उसके चिल्लाने की आवाज से जैगल और लीडर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वी ने कुछ गड़बड़ बोल दिया है। और फिर जैगल यहाँ पे अजीब सा हंसता हुआ शक्ल बनाता है और लीडर से कहता है कि अरे यार मुझे लगता है तुम्हारी दामाद जी को थोड़ा टैंक क्लैन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए, लगता है वो इन सब के बारे में नहीं जानता है क्योंकि वो यहाँ पे नया है ना। यहाँ पे वी के पसीने छूट जाते हैं, वो सोचता है कि ये क्या बोल रहा है यार, इसका मतलब ये है क्या कि मैं यहाँ पे सबसे अजीब हूँ। तभी यिन कहती है कि सॉरी ऐसा नहीं हो सकता, हमारे टैंक क्लैन में कोई धोखेबाज नहीं हो सकता है। जिसपे वी बोलता है ऐसा क्यों भला। एंड उसके बाद लीडर वी को बताते हैं कि पागल, जब हमें लगता है कि कोई इंसान हमारे टैंक क्लैन के लायक है तो सबसे पहले हम उसके सारे रिश्तेदारों को देखते हैं, भाई बहन को देखते हैं, चचेरे ममेरे सबको। एंड उसके बाद जब हमें लगता है कि हाँ ये सच में हमारे लायक है तो हम लोग उसके पूरे खानदान को उठा के टैंक क्लैन में लेके आ जाते हैं। एंड उसके बाद वो हमारे टैंक क्लैन में ही पले बड़े हैं तो किसकी भला हिम्मत होगी कि हमें धोखा दे। एंड फिर वी यहाँ पे बोलता है अच्छा सर जी ऐसी बात है क्या। और ये मनी मन सोचता है कि इसीलिए टैंक क्लैन वाले सबको इतनी कड़ी सजा देते हैं। जिसके बाद वी बोलता है कि अच्छा ये सब छोड़ो तो फिर हमें बताओ कि सीक्रेट एजेंट है कौन। एंड तभी हमें दिखता है एक चाय का टूटा हुआ प्याला एंड दूसरी ओर एक औरत जिसे किसी ने गर्दन से पकड़ रखा है और ये और कोई नहीं है बल्कि अलायंस लीडर की जो सर्वेंट है ना वही है और अलायंस लीडर ने उसे पकड़ रखा है। एंड दूसरी ओर हमें जैगल को दिखाया जाता है जो बोलता है कि सीक्रेट एजेंट और कोई नहीं बल्कि हमारे अलायंस लीडर की जो सर्वेंट है वही है और अब तक हमारे लीडर ने उसे पकड़ भी लिया होगा और ये तो हमें दिखाया गया कि वो पकड़ी जा चुकी है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टैंक क्लैन का मेन गेट दिखाया जाता है एंड हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई न्यू गेस्ट आया है। एंड हमें दिखाया जाता है टैंक क्लैन के हमारे सिपाही बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं उसे देख के, पता नहीं क्यों। एंड हमें दिखाया जाता है जो हमारा न्यू गेस्ट होता है वो बोलता है बे से चैंगडू, अब ये पता नहीं कौन सी चिड़िया या शहर का नाम है। वो बोलता है कि मैं इसके पूरे रास्ते में भागता रहा, वो भी बिना मोबिलिटी आर्ट का यूज किए। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वो टैंक क्लैन वाले सिपाही से कहता है कि चलो भाई अपने लीडर से जाके कह दो कि पैंग मोवान पैंग क्लैन का लीडर आ चुका है। एंड बस इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। एंड अगला चैप्टर कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी आएगा मैं वीडियो बना दूंगी। तो अब बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ एंटोमोलॉजिस्ट इन सिचुएन टैंक क्लैन मानवा का पार्ट 6 और चैप्टर नंबर 26। तो स्टार्टिंग में हमें वी और यिन को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए मेन गेट की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे वी पूछता है कि क्या हुआ, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है क्या। जिसपे यिन बोलती हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। एंड वी यहाँ पे थोड़ा घबराया हुआ रहता है ये बात सुन के, जिसपे यिन बोलती है सॉरी योंग तुम सिचुएन टैंक क्लैन के सन इन लॉ हो, इसलिए तुम्हें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तो ये लोग मेन गेट के पास पहुंच चुके हैं जहाँ पर वी बोलता है कि मुझे इनसे डरना नहीं है क्योंकि ये लोग बस एक गेस्ट है। एंड उसके बाद हमें मोवान और उसकी पूरी टीम को दिखाया जाता है एंड यिन और वी भी उनके पास पहुंच चुके हैं। एंड मोवान यिन को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि अरे
अरे तुम येन हो क्या? एंड सभी लोग भी देखते हैं कि कहाँ है येन। एंड फिर येन उन्हें नमस्ते वगैरह करती है एंड बताती है कि हाँ मैं ही हूँ टैंग हुआइन, टैंग क्लैन की बेटी, और सिचुआन टैंग क्लैन में आप सभी का स्वागत है। एंड फिर मुआन कहता है कि अरे बाप रे तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो गई हो, मैं लगभग 5 साल पहले यहाँ आया था जब मैंने तुम्हें देखा था, इन दिनों तुम काफी बड़ी हो गई हो। एंड फिर मुआन पूछता है अच्छा तो ये कौन है तुम्हारे साथ ये लड़का? एंड फिर वी के यहाँ पे पसीने छूट जाते हैं, वो भी थोड़ा नमस्ते वगैरह करता है और कहता है कि मैं सिचुआन टैंग क्लैन का सन इन लॉ हूँ। यहाँ पे मुआन हैरान कि क्या कहा, सिचुआन टैंग क्लैन का दामाद? एंड वो अपने बड़े से हाथ से वी के छोटे से चेहरे को पकड़ता है और येन से पूछता है कि क्या ये सही बोल रहा है? जिसपे येन बोलती है कि हाँ मेरी इससे शादी होने वाली है। यहाँ पे मुआन वी को घूरे जाता है, पता नहीं क्यों। वो देखता है उसे, यहाँ पे वी के पसीने छूटे जा रहे हैं एंड फिर वो उसे देख के स्माइल करता है एंड कहता है तो चलो चेक करते हैं। एंड फिर ये लीडर क्या चेक करता है ये आप लोग खुद ही देख लो। वी यहाँ पे जोर से चिल्लाता है कि भाई क्या कर रहा है तू? एंड यहाँ पे येन और वी दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं। एंड फिर मुआन हंसते हुए कहता है वैसे तुम काफी छोटे हो लेकिन आगे आप लोग खुद ही पढ़ लो। एंड ये बड़ा इंसान हंसते हुए कहता है कि कुछ साल बाद तुम लोग बहुत कुछ बन जाओगे। एंड बेचारा वी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो हैरान कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। यहाँ एक ने चेक किया ये तो सही है लेकिन पूरी की पूरी टीम अब चेक करने लगी है बेचारे को। तो अब ये लोग वी की थोड़ी तारीफ करते हैं कि तुम बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा अलग हो एंड काफी अच्छे भी हो, जिसपे वी कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया आप लोगों का। एंड वो मनी मन सोचता है कि एक मर्द ही दूसरे मर्द को पहचान सकता है। खैर अब आगे बढ़ते हैं एंड ये लोग भी बोलते हैं कि भाई तुझसे बाद में बात करेंगे, तो चलो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे येन बोलती है कि पैंग क्लैन के लीडर पैंग मुआन अब इतनी दूर से हेबेई से सिचुआन यहाँ पर कैसे आ गए इतनी जल्दी, और इतनी दूर वो भी हमारे टैंग क्लैन की मदद करने के लिए। जिस पे मुआन बोलता है क्या मतलब है मदद करने के लिए, टैंग क्लैन में कुछ हुआ है क्या? या येन सोचती है कि क्या इसे नहीं पता कि टैंग क्लैन में क्या हुआ है, तो फिर ये आया क्यों है? एंड मुआन यहाँ पे वी से पूछता है कि कुछ हुआ है टैंग क्लैन में, जिस पे वी बोलता है हाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हो चुके हैं और इनकी मीटिंग चल रही है। येन उसे ब्लड कल्ट वगैरह के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद मुआन बोलता है धत तेरी की, मैं थोड़ा लेट हो गया वरना मजा आ जाता। एंड फिर लीडर पूछते हैं कि तो फिर पैंग तुम यहाँ पे आए क्यों हो, क्या कुछ काम था? मुआन बोलता है कि अरे हाँ मैं तो बताना ही भूल गया था। एंड फिर वो बताता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि टैंग क्लैन वाले शायद मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। जिसपे लीडर बोलते हैं कैसा मदद? एंड फिर पैंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि हे तुम उसे अंदर लेके आओ, कम से कम उसे अपने बड़ों को प्रणाम तो करना चाहिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही बुढ़े इंसान को जो कि अंदर आता है एंड उसे देख के सभी हैरान। वी सोचता है इसने तो कहा था बड़ों को प्रणाम करो, लेकिन ये खुद ही इतना बुढ़ा है तो हम कहाँ से बड़े हो गए। एंड फिर हम देखते हैं वो बूढ़ा इंसान आता है अंदर और वो कहता है कि हे तुम्हें बाहर निकल के सभी बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। एंड तभी हमें एक आवाज आती है कि लेकिन मैं अभी सो रही हूँ। एंड फिर सभी हैरान की ये आवाज किसकी आ गई। एंड फिर हम देखते हैं एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची बाहर निकलती है जो कि लॉलीपॉप खा रही थी। पहले तो वो सभी को हाई कहती है एंड सभी हैरान। एंड उसके बाद वो अपना हाथ जोड़ के सबको हेलो एंड नमस्ते वगैरह करती है। एंड पैंग मुआन उसको उठाता है और कहता है कि ये मेरी बेटी है। एंड ये सुन के सभी हैरान। वी सोचता है क्या कहा ये इसकी बेटी है, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल एक जैसा नहीं दिखते हैं। एंड फिर मुआन हंसने लगता है और कहता है कि हम लोग एक जैसे दिखते हैं ना, इसीलिए जब भी मैं किसी को बोलता हूँ सब मुझे इसी नजर से देखते हैं। वी और ये हैरान कि क्या कहा इसने एक जैसे दिखते हैं। एंड फिर मुआन बोलता है खैर ये सब छोड़ो, ये बच्ची ही है जिसकी वजह से मैं टैंक क्लैन आया हूँ। एंड ये बच्ची जब से आई है तब से कुछ ना कुछ खा ही रही है। एंड तभी मुआन बोलता है मेरी बच्ची को एक बार देखो, ये बीमार है। एंड सभी हैरान कि क्या कहा ये बीमार है क्या? वी उसे देखता है और सोचता है क्या कहा इसने ये बीमार है, लेकिन मुझे तो किसी भी हालत में ये बीमार नहीं लग रही है। खैर फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वी यहाँ पे सोया पड़ा है एंड उसके बच्चे उससे हमेशा चिपके हुए ही रहते हैं। वो सोचता है टैंग क्लैन के लीडर ने कहा उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और कभी कभी वो बेहोश हो जाती है और उसके शरीर में लाल लाल धब्बे आ जाते हैं। और फिर वो बेहोश होने के बाद जब उठती है मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता कि उसे हुआ क्या है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन सब बोलते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, बट एक डॉक्टर ने बोला कि इसके साथ बहुत कुछ अजीब हुआ है। एंड फिर मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया एंड फिर मैंने उसे पीट पीट के लगभग अधमरा कर दिया, लेकिन फिर मेरे सिपाहियों ने एंड मैंने खुद को संभाल ही लिया। एंड यहाँ पे लीडर हैरान कि क्या है यार, ये तो बहुत ही अजीब बात है। एंड फिर मुआन कहता है कि उस डॉक्टर ने कहा था कि इसको किसी ने जहर दे दिया है, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे पैंग क्लैन में ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे वी भी सोच में पड़ जाता है कि क्या कहा जहर का मामला है। एंड फिर लीडर बोलते हैं कि देखो सर, अगर
अगर यहाँ पे जहर का मामला है तो बॉडी के अंदर के हिस्सों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पर यहाँ पे मुआन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे पैंग क्लैन के आदमियों ने ऐसा नहीं किया होगा। वो अपना सिर पकड़ता है और कहता है कि मैं अपने ही इंसानों पे ऐसे शक नहीं कर सकता हूँ। एंड फिर जैगल बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि तुम्हारे क्लैन के किसी ने जहर दिया है। ऐसा थोड़ी होता है कि जहर हमेशा जानबूझ कर दिया जाता है। एंड फिर लीडर बोलते हैं कि वह टैंग क्लैन में एक ऐसी जगह में रहेंगे जहाँ आसपास कोई भी लोग ना रहे। उसके साथ ऐसा वापस हुआ तो हमें पता चलेगा कि ये जहर का मामला है या कोई और बीमारी है। एंड फिर यहाँ पे मुआन लीडर को थैंक्स बोलता है और उन पे भरोसा करता है। एंड फिर यहाँ पे मुआन बोलता है कि मैं इस बच्ची को किसी भी तरीके से देखूं, ये मुझे एक बचपन की मीठी चीज लगती है। एंड फिर यहाँ पे सीन करंट टाइम में आता है जहाँ पर वी एकदम से हैरान हो जाते हैं कि क्या कहा उसने मीठी चीज। एंड फिर वो उठ के बैठता है और सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शरीर में मीठी चीज घूम रही हो। यहाँ पे वी सोचता है कि उसे डायबिटीज हो गया है, लेकिन फिर वो सोचता है लेकिन इससे शरीर पे लाल लाल धब्बे कैसे आ रहे हैं, क्या इसका कोई और रीजन है। एंड फिर वो सोचता है कि मैं उन धब्बों को देख पाता तो मेरे लिए आसान हो जाता। एंड तभी बाहर उसके दरवाजे पे कोई टक टक करता है एंड कहता है वॉरियर सॉरियोंग, बहुत ही सीरियस मैटर है, जल्दी से आ जाओ। वी देखता है कि कौन है बाहर और क्या सीरियस मैटर है। एंड फिर वो बाहर जाता है और पूछता है कि क्या बात है। एंड फिर वो बताती है कि पैंग क्लैन की बच्ची पैंग येन येन बेहोश हो गई है। एंड उस बच्ची का नाम यिंग यिंग है, मैं पहले बताना भूल गई थी। वी ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड फिर वो भागते हुए जाता है एंड वहाँ पे पहले से ही सभी मौजूद होते हैं। एंड फिर वी पूछता है कि क्या हो गया इसे। एंड फिर हमें दिखाया जाता है पैंग मुआन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है उसे ऐसे देख के। एंड फिर लीडर कहते हैं कि ये यहाँ पे भी बेहोश हो गई, इसका मतलब ये है कि पैंग क्लैन में कोई भी धोखेबाज नहीं है जिसने यिंग यिंग को जहर दिया हो। एंड फिर हम देखते हैं मुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एकदम से और वो अपना ही मुक्का अपने मुंह पे मार लेता है और अपना एक दांत तोड़ देता है। एंड वो हंसते हुए कहता है कि मैंने अपने पैंग क्लैन वालों पे एक लम्हे के लिए शक कर लिया एंड इसकी ये सजा है कि मुझे अपने आप को एक मुक्का मारना चाहिए। एंड वी यहाँ पे हैरान कि क्या भाई उसने अपना एक दांत तोड़ लिया। एंड बाकी सब भी बोलते हैं, जो सिपाही है वो रोने लगते हैं, कहते हैं कि यिंग यिंग यहाँ पे भी बेहोश हो गई और इसका कोई और रीजन है और हम उसे नहीं संभाल पाए, इसलिए हमारी भी सजा है कि हम भी अपने आप को एक एक मुक्का मारेंगे। एंड हम देखते हैं ये सभी अपने आप को एक एक मुक्का मारते हैं और अपना एक एक दांत तोड़ लेते हैं। एंड फिर भी वो लोग हंसते हैं। एंड फिर लीडर बोलते हैं कि अरे यार पहले तो तुम लोग शांत हो जाओ। एंड वी का यहाँ पे दिमाग खराब, वो अपना सिर पकड़ता है और कहता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। एंड फिर यिन बोलती है कि वी आखिर तुम करने क्या वाले हो अब। एंड फिर वी जोर से चिल्लाता है और कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं पता लगा सकता हूँ कि लेडी यिंग यिंग को क्या हुआ है। जिसपे मुआन पूछता है कि क्या हुआ है यिंग यिंग को और वो क्या तरीका है। एंड फिर वी बताता है कि उसके लिए हमें यिंग यिंग के कपड़े उतारने होंगे। एंड ये सुन के सभी हैरान कि क्या कहा तुमने। एंड ये सुन के यहाँ पे मुआन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है क्या कहा तुमने, जरा दोबारा कहना। एंड अब यहाँ पे वी की पिटाई होगी या क्या होगा ये हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। फिलहाल ये चैप्टर यहीं पे खत्म एंड शायद से अगला चैप्टर एक हफ्ते में आ जाएगा। एंड जैसे ही चैप्टर आएगा मैं वीडियो बना दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ एंटोमोलॉजिस्ट इन सिचुआन टैंग क्लैन मानवा का पार्ट 7 एंड चैप्टर नंबर 27। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था एक छोटी सी बच्ची को जिसे कोई बीमारी है एंड वी उसे ठीक करने का सोच रहा है, लेकिन गलती से वो बोल देता है कि इसे ठीक करने के लिए हमें इसके कपड़े उतारने पड़ेंगे। एंड उसी बात से उसके पापा को आ जाता है गुस्सा। उसने कहा क्या कहा तुमने, जरा वापस से बोलना। एंड ये गधा फिर से बोल देता है कि मैंने कहा कि इसके कपड़े उतारने पड़ेंगे। एंड उसके बाद उसके बाप वी को पकड़ता है उसके कॉलर से और कहता है कि एंड वो बोलता है कि क्या कहा तुम मेरे बेटी के सारे कपड़े उतरवाना चाहते हो। एंड जैसे वी के बच्चों को पता लगता है कि ये खतरे में है, उसके सेंटीपीड के बच्चे बाहर आ जाते हैं, जिसपे वी बोलता है अरे नहीं तुम लोग अंदर चले जाओ प्लीज। एंड फिर वो अंदर चले जाते हैं, वरना तो ये इसे खा ही जाते। एंड तभी लीडर मिस्टर पैंग से बोलते कि एक सेकंड, वो क्या कहना चाहता है उसकी पूरी बात सुन लो, वो जरूर कुछ और कहना चाहता होगा। यिन कहती है हाँ लॉर्ड पैंग, एक बार आप उसकी बात सुन लो। एंड उसके बाद मिस्टर पैंग उनकी बातें सुनने लगता है एंड कहता है कि बहुत बढ़िया, जो लड़का मेरी बेटी के कपड़े उतरवाना चाहता है जो अभी ठीक से बड़ी भी नहीं हुई है और तुम लोग कह रहे हो कि मैं उसकी बात सुनूं, चलो ठीक है मैं सुन लेता हूँ एक बार को कि अब ये खुद को बचाने के लिए क्या कहता है। वी बोलता है कि देखो यार मेरी पूरी बात सुनो ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें उसके पूरे कपड़े उतारने पड़ेंगे और उसे दूसरे कपड़े पहनाने पड़ेंगे। तो गधा कपड़े चेंज करवाना है यही बोल देता ना। खैर तो आगे भी बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि उसके कपड़ों में ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से वो बार बार बेहोश हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा। एंड फिर मिस्टर पैंग हैरान हो जाते हैं कि
क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे थे। एंड फिर उसे खुद पे गुस्सा आता है और वो अपना एक मुक्का तैयार करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे शब्दों पे शक किया। एंड फिर वो अपने आप को मुक्का मारने जाता है, लेकिन वी उसे रोक लेता है और कहता है नहीं नहीं मिस्टर पैंग, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। मैं समझ सकता हूँ आपकी गलती नहीं है, आपकी बच्ची ऐसे बेहोश हो गई तो आपको बस टेंशन हो गई होगी, बस इसीलिए आपने ये सब कह दिया, कोई बात नहीं। एंड फिर मिस्टर पैंग खुश हो जाते हैं और वो सभी को थैंक्स बोलते हैं। और उसके बाद भी बोलता है कि देखिए अब से लेडी यिंग यिंग हमारे टैंक क्लैन में ही रहेगी और हम लोग ही उसका ख्याल रखेंगे, और जब तक मैं ना कहूँ आप में से कोई भी टैंक क्लैन के आसपास नहीं आएगा। उसके बाद मिस्टर पैंग बोलते हैं कि क्या कहा तुमने, क्या मैं भी नहीं आ सकता। एंड फिर भी कहता है कि हाँ आप भी नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लेडी यिंग यिंग का अलग से ख्याल रखेंगे, बिल्कुल दूसरे तरीके से। और अगर हमें लगा कि वो यहाँ पर भी बीमार होने लगी है, इसका मतलब ये है कि उनकी बीमारी का पैंग क्लैन के साथ कोई लेना देना नहीं है। एंड वो बताता है कि जब हम किसी कीड़े मकोड़े या जानवर का ख्याल रखते हैं तब वो लोग हमें नहीं बता सकते कि उन्हें दर्द कहाँ पे हो रहा है या उन्हें क्या दिक्कत है। एंड वो लोग बोलते तो हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है शायद से। जैसा कि हमें दिखाया ही जा रहा है, यहाँ पे ये जानवर बोलता है कि क्या आप हमारे खाने में विटामिन डी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए इंसान क्या करते हैं, उनके रहने की जगह, उनके खाने का जो बर्तन वगैरह होता है उन सबको चेंज कर देते हैं एक एक करके, ताकि पता चले कि असल दिक्कत उसे किस चीज में हो रही है। और हम लोग लेडी यिंग यिंग के लिए भी इस तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि उनके बेहोश होने का क्या राज है या उन्हें दिक्कत किस चीज से है। एंड फिर लीडर यहाँ पे सोचते हैं कि तुमने बात तो सही करी है, इन सब में थोड़ा कुछ समय लग सकता है, लेकिन वेरी गुड आइडिया दामाद जी, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि इस बच्ची को हुआ क्या है। वहीं वी यहाँ पे खुद की तारीफ सुन के थोड़ा शर्माने लगता है। तभी मिस्टर पैंग बोलते हैं कि ठीक है मैं सब कुछ समझ गया, आप मेरी बच्ची को रखो और प्लीज इसका अच्छे से ख्याल रखना। एंड फिर यहाँ पे वी बोलता है कि अरे मैंने कितने जहरीले जानवरों को पाला है, तो ये बच्ची किस खेत की मूली है। वही बात है ना, ये बच्ची खेत की मूली नहीं है, ये इंसान की बच्ची है। अब देखते हैं इसका क्या हाल होता है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो भूलना मत, और वीडियो को लाइक भी। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लेडी यिंग यिंग के कपड़े इन्होंने चेंज कर दिए एंड वो उठते ही रोने लग जाती है। एंड वी को यहाँ पे पता लग जाता है कि भाई उसने जितना सोचा था ना उतना आसान नहीं है इस बच्ची को संभालना। जैसे ही वो नींद से उठती है वो अपने आंसुओं का समंदर बहाने लगती है। एंड वी यहाँ पे अपना दिमाग पकड़ के बैठ जाता है कि भाई साहब इसको चुप कैसे कराऊं मैं, क्योंकि लेडी यिन और उसकी मम्मा वगैरह भी बाहर गई हुई है यिंग यिंग के लिए कुछ जरूरी सामान लाने। वी यहाँ पे घबरा जाता है, वो उससे पूछता है एक सेकंड तो मुझे बताओ क्या तुम्हें भूख लगी है या तुम्हें सोना है, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अरे हाँ मेरे को लगता है शायद से तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ पे नहीं है ना। तो छोटी बच्ची शांत हो जाओ, उधर देखो जरा, तुम्हारे फादर जल्दी वापस आ जाएंगे। बट यहाँ पे यिंग यिंग मुंह फुला के बैठ जाती है कि क्या कहा तुमने, मुझे फादर नहीं मुझे मिठाइयाँ चाहिए। फिर यहाँ पे हैरान कि क्या कहा इसने, इसको पप्पा जी नहीं बल्कि स्वीट्स चाहिए। हाँ ये सही बोल रही है, ये तो वही लड़की है जिसने अपने पूरे कपड़ों में छोटे छोटे छुपे हुए पॉकेट बना रखे थे जिसमें वो मिठाइयाँ भर के रखती थी। एंड यहाँ पे यिंग यिंग जोर जोर से रोने लग जाते है कि अरे नहीं सारी मिठाइयाँ चली गई और यिंग यिंग अकेली रह गई। जिसपे वी बोलता है नहीं तुम शांत हो जाओ पहले, क्योंकि तुम बहुत देर से बेहोश हो गई थी एंड उसके बाद तुम्हें होश आया है, इसलिए तुम अभी मिठाइयाँ नहीं खा सकती हो, ठीक है। और अभी तुम थोड़ी सी चावल वगैरह इन हरी सब्जियाँ खाओगे एंड उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ बनाऊंगा। एंड फिर यहाँ पे यिंग यिंग रोना बंद कर देती है और कहती है कि क्या कहा आप मेरे लिए मिठाइयाँ बनाओगे। एंड फिर वी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए अलग अलग कैंडी एंड और भी बहुत कुछ बनाऊंगा। एंड उसके बाद यिंग यिंग यहाँ पे खुश हो जाती है बहुत ही ज्यादा एंड कहती है सच्ची। एंड फिर वी बोलता है मुझे, पर तुम्हें मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम राइस वगैरह खाओगी। एंड फिर यिंग यिंग यहाँ पे खुश हो जाती है और कहती है हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं खाऊंगी, और अगर मैंने मेरा प्रॉमिस तोड़ा ना तो आप मेरे चेहरे पे एक मुक्का मार सकते हो, क्योंकि ये हमारे पैंग क्लैन का रूल है और पैंग क्लैन वाले कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते। वी सोचता है अरे बाप रे मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये पैंग क्लैन वाले बच्चों को भी यही सब सिखाते हैं क्या। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मिस्टर पैंग छुपके पैंग यिंग यिंग को झाड़ियों से देख रहे हैं एंड कहते हैं कि अरे मेरी बच्ची टेंशन मत लेना, तुम्हारे पापा यहीं पे हैं। और वो यहाँ पे रोने लगता है और कहता है कि किसने सोचा था कि मैं अपनी बच्ची को इस तरीके से चुपके देखूंगा। एंड तभी वहाँ पे वी आ जाता है और कहता है मिस्टर पैंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड उसके बाद मिस्टर पैंग वी को भी झाड़ियों में खींच लेते हैं और कहते हैं तुम इधर आओ जरा मेरे पास। एंड फिर वो वी से बोलता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है, मेरी यिंग यिंग कैसे रह रही है। एंड फिर वी बोलता है कि हाँ वो बातें मानती है और बहुत संस्कारी भी है और वो खाना भी अच्छे से खा लेती है। मिस्टर पैंग यहाँ पे हैरान कि क्या कहा वो खाना खाती है, जिसपे वी बोलता है कि हाँ कल ही उसने 1 प्लेट मीट खा लिया। एंड फिर मिस्टर पैंग बोलते हैं कि तुम उसे मनाते कैसे हो खाना खाने के लिए। एंड फिर वी बोलता है खुद ही खा लेती है वो तो। एंड फिर मिस्टर पैंग बोलते हैं कि तुमने आखिर ऐसा क्या किया उसके साथ जो मैं नहीं कर पाया। एंड तभी वहाँ पे येन आ जाती है, येन प्रणाम वगैरह करती है। एंड यहाँ पे मिस्टर पैंग बोलते हैं कि ओ येन तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। एंड फिर येन बोलती है कि अरे ये सब छोड़ो, सॉरी
लेडी यिंग यिंग पूछ रही थी कि बड़े भैया कहाँ चले गए। एंड फिर मिस्टर पैंग हैरान कि क्या कहा बड़े भैया, वो तुम्हें बड़े भैया कहती है। मिस्टर पैंग यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि आज तक मैंने उससे ठीक से बात भी नहीं किया है और तुम दोनों इतना क्लोज हो गए कि वो तुम्हें बड़ा भाई कहती है। मुझे सब कुछ बताओ कि आखिर तुमने उसके साथ क्या किया। जिसके बाद यहाँ पे वी हैरान एंड वो डर जाता है और कहता है कि अभी मैं चलता हूँ, मेरे पास बकवास करने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत जरूरी काम है। एंड फिर यिन पूछती है कि अरे सॉरियोंग, क्या तुम फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जा रहे हो आज। जिसपे वी बोलता है कि हाँ, हम लोग आज भी गोल्डन हेड किंग बीज के साथ खेलने वाले हैं क्योंकि उनके साथ यिंग यिंग अच्छे से सुनती है। एंड फिर वी फुल स्पीड में यिंग यिंग की ओर जाता है और सोचता है कि मुझे लगता है कि गोल्डन हेड किंग बीज भी यिंग यिंग को ढूंढ रही है। एंड फिर वो यिंग यिंग के पास पहुंच जाता है जहाँ पर यिंग यिंग गोल्डन हेड किंग बीज के साथ खेल रही थी और वो वी को देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है अरे बड़े भैया आप आ गए, चलो जल्दी से यहाँ आ जाओ। एंड हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गोल्डन हेड किंग बीज जो होती है वो यिंग यिंग को अपनी जुबान से टच करने लग जाती है। मतलब यहाँ पे यिंग यिंग को ये लोग अपना खाना समझ रही है। यिंग यिंग भी यहाँ पे हंसने लग जाती है कि अरे ये लोग मुझे बहुत गुदगुदी कर रहे हैं। वी यहाँ पे सोच में पड़ जाते है कि क्या ये गोल्डन हेड किंग बीज यिंग यिंग को अपना खाना समझती है, क्योंकि यिंग यिंग जब मिठाई खाती है तो वो अपने ऊपर शुगर सिरप गिरा लेती है और यही वजह है कि गोल्डन हेड किंग बीज यिंग यिंग को इतना ज्यादा पसंद करती है। कहीं वो यिंग यिंग को अपना खाना तो नहीं समझ बैठी। एंड तभी यिंग यिंग बोलती है कि बड़े भैया वो देखो वहाँ पर एक क्वीन भी है। तभी वी चिल्ला के बोलते है कि अरे वो बिजी है तो उसे खेलने के लिए मत बोलना, ठीक है। जिसपे यिंग यिंग बोलती है ठीक है भैया। यहाँ पे वी सोचता है कि अगर उसकी कोई बड़ी बहन होती तो वो भी ऐसा ही फील कर रही होती। वैसे छोटे बच्चों को पालना इतना भी मुश्किल नहीं है। एंड तभी यिंग यिंग चिल्ला के कहती है बड़े भैया यहाँ पे और भी वीज हैं। तभी वी चिल्लाते हुए कहता है कि अरे उनसे दूर रहना, वो तुम्हें काट भी सकती है। बट जब तक वी चाहता वो भी यिंग यिंग को काट लेती है। वी उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, चलो हम लोग जल्दी से इस पे दवाई लगा लेते हैं। यिंग यिंग बोलती है वैसे ये कुछ ज्यादा दर्द नहीं कर रहा लेकिन कोई बात नहीं। वी बोलता है वैसे ये ज्यादा जहरीली नहीं है लेकिन तुम बीमार पड़ सकती हो इसलिए चलो। यिंग यिंग कहती है ठीक है। एंड अचानक से ऐसा लगता है कि उसे कुछ होने लगता है एंड वो अचानक से फिर से बेहोश हो जाती है। वी यहाँ पे घबरा जाता है कि यिंग यिंग ये क्या हो गया तुम्हें। एंड फिर वी याद करता है कि उसके फादर ने कहा था कि कभी कभी उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और वो एकदम से बेहोश हो जाती है और उसके पूरे शरीर में लाल लाल धब्बे होने लगते हैं। और फिर वी बोलता है कि तो आखिरकार मैं समझ ही गया कि इसे क्या बीमारी है। एंड फिर वो एक बीमारी का नाम बताता है जिससे पूरे शरीर में एलर्जी होने लगता है एंड ये बहुत ही खतरनाक होता है और इससे जान भी जा सकती है। एंड बस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को चैप्टर कमेंट करके बताना। एंड नेक्स्ट चैप्टर जैसे रिलीज होगा मैं वीडियो बना दूंगी, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ एंटोमोलॉजिस्ट इन सिचुआन टैंकल एंड मानवा का पार्ट 8 एंड चैप्टर नंबर 28। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था वे ने पता लगा लिया था कि यिंग यिंग को क्या बीमारी है। सो वे यहाँ पे बताता है कि जब जहर हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो ब्लड सेल्स को बर्बाद कर देता है, जैसा कि हमें दिखाया जाता है। यहाँ पे जो जहर है वो ब्लड सेल से कह रहा है क्या मैं थोड़ा अंदर आ जाऊँ एंड क्या मैं आप लोगों को थोड़ा सा बर्बाद कर दूँ। जिसपे ब्लड सेल्स काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं अरे बाप रे भागो यहाँ से, ये तो जहर है, ये तो हमें नष्ट कर देगा। और उसके बाद क्या होता है हमारा जो बॉडी है वो एक हिस्टामिन नाम के केमिकल को रिलीज करता है ताकि जो पॉइजन शरीर में आया है उसके वजह से जो भी नुकसान हो रहा है उन सबको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन फिर दिक्कत ये होती है कि हमारी बॉडी पॉइजन को खत्म करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही हिस्टामिन केमिकल को रिलीज कर देता है एंड उसकी वजह से शरीर की वाट लग जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है एंड अजीब सी फीलिंग आती है एंड उन सब के बाद इंसान की मौत हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे दिमाग कह रहा है कि रे मेरे पास ऑक्सीजन नहीं आ रहा है यानी कि मैं अब मरने वाला हूँ, ठीक है ना, समझ गए। तो यही सब हो रहा है यिंग यिंग के साथ जो कि वी समझ चुका है। एंड फिर हमें वी को दिखाया जाता है जो कि यिंग यिंग को पीठ पे बिठा के बहुत ही तेजी से सबके पास लेके जाता है और कहता है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। एंड उसके बाद वो पहुंच जाता है एंड सभी से कहता है कि फादर लेडी यिंग यिंग फिर से बेहोश हो गई है। एंड उसके बाद सभी भागते हुए वी के पास आ जाते हैं एंड यहाँ पे यिंग यिंग को सच में सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद जो मिस्टर पैंग होते हैं वो यिंग यिंग को अपनी इंटरनल एनर्जी देते हैं जिससे उसे सांस लेने में थोड़ी सी आसानी होती है। जिसपे वी बोलता है बाप रे बच गए, ये इंटरनल एनर्जी तो सच में काम की चीज है। नए जमाने में तो इंजेक्शन में केमिकल लोचा वगैरह वगैरह डाल के इंसान को बचा लिया जाता है, लेकिन इस जमाने में तो इंजेक्शन वगैरह नहीं है ना, तो ये लोग इंटरनल एनर्जी से काफी बढ़िया काम कर लेते हैं। यहाँ पे लीडर भी कहते हैं कि देखने में तो यही लग रहा है कि लास्ट टाइम जो हुआ था वही का वही इस बार भी हुआ है। एंड उसके बाद लीडर एंड मिस्टर पैंग बोलते हैं कि वही तुम इसके पास थे ना, तो बताओ ये कैसे बेहोश हुई, क्या तुमने देखा उसका कारण। जिसमें वी बोलता है कि हाँ मैंने साफ साफ देखा, वो एक बी के
काटने पे बेहोश हो गई। एंड फिर सभी कहते हैं क्या कहा तुमने, एक बी? आखिर वो बी के काटने पे कैसे बेहोश हो गई? एंड फिर लीडर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि इस बार तो वो बी के काटने पे बेहोश हो गई, लेकिन उससे पहले जब वो बेहोश हुई वो कारण क्या था? एंड फिर मिस्टर पैंग भी बोलते हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं ना, अगर ये सब कुछ बी के काटने की वजह से हुआ है तो वो मर जाती ना, यहाँ तक कैसे पहुँच पाती? तो इसका मतलब ये है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ठीक से कि ये क्यों बेहोश हो रही है। जिसपे वी कहता है अरे ससुर जी मैं हूँ ना, वो क्या है ना, मैंने ढूंढ लिया है कि इसे क्या हुआ है। जिसपे लीडर हैरान कि क्या कहा तुमने, तुम्हें पता है? जिसपे वी बोलता है कि हाँ, जैसे कि बी ने यिंग यिंग को काट लिया, इस हादसे से मुझे पता चला कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। जिसपे मिस्टर पैंग बोलते हैं कि तो अब मुझे बता ही दो कि आखिर क्या समझे हो तुम। जिसपे वी बोलता है कि सबसे पहले तो हमें लेडी यिंग यिंग के कपड़े उतारने पड़ेंगे। एंड उसके बाद इन लोगों का रिएक्शन कि भाई एक बार तो तू मरते मरते बचाए, फिर वापस से बोल रहा है वही बात। एंड उसके बाद वी को काफी डांट पड़ी इन लोगों से। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यिन को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि हाँ सच में उसके शरीर में बहुत सारे धब्बे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यिन ने यिंग यिंग के कपड़े उतार के देखे हैं कि भाई उसके शरीर में क्या हुआ है। एंड फिर यिन बताती है कि उसके शरीर में बहुत सारे पुराने दाग है और उसके साथ कुछ नए भी। एंड फिर मिस्टर पैंग वगैरह यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, इसने सही बोला लड़के ने। लेकिन यिन की मम्मा बोलती है आप सभी शांत हो जाओ, अभी तक यिंग यिंग को होश नहीं आया है। एंड मिस्टर पैंग बोलते हैं कि एक सेकंड, तुमने कहा कि उसके शरीर में कुछ और भी निशान है जो पुराने हैं, तो वो निशान कैसे आए और यिंग यिंग आखिरकार बेहोश क्यों हो रही है, क्या वजह है उसकी? जिसपे वी बोलता है कि जाहिर सी बात है मधुमक्खियों के जहर की वजह से। जिसपे मिस्टर पैंग बोलते हैं कि अरे यार कोई इसे बताओ कि हमारे पैंग क्लैन में मधुमक्खियों का कोई भी छत्ता नहीं है आसपास। एंड हमारे पैंग क्लैन में कोई भी फूल वगैरह भी नहीं है, चारों तरफ बस पत्थर ही पत्थर है, तो वहाँ पे बीज कैसे आएंगी? जिसपे वी बोलता है कि हाँ मधुमक्खियों का डंक ध्यान देने लायक है, लेकिन इसमें कोई भी शक नहीं है कि उसके शरीर में जो भी सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं वो बीज के ना हो। एंड उसके बाद वी अपने पिछले जिंदगी की लाइब्रेरी में झांकता है एंड उसमें सर्च करता है कि बीज के अलावा और कौन कौन से जीव जंतु है जिनमें बिल्कुल उन्हीं की तरह जहर रहता है। बिल्कुल अच्छी तरीके से ढूंढने के बाद उसे मिलता है एक सांप, एक बिच्छू और एक रेड कलर की चींटी और एक ब्लैक कलर की चींटी जिसके चेस्ट का कलर रेड हो। और यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हमें दिखाए गए हैं उनका जहर और उस बी का जहर बिल्कुल सेम है। और फिर वी यहाँ पे सोचता है मैं स्कॉर्पियन और उस सांप को हटा देता हूँ क्योंकि ये नहीं हो सकते। वही लीडर और मिस्टर पैंग सोचते हैं कि आखिर ये लड़का सोच क्या रहा है। एंड वी यहाँ पे सोचता है कि आखिर कौन सी चीज है जिसे लेडी यिंग यिंग अक्सर करा करती है, आखिर वो अक्सर क्या करा करती है। एंड फिर उसे याद आता है अरे हाँ वो तो अक्सर मिठाइयाँ खाती रहती है और उसने अपने ड्रेस में काफी सारे पॉकेट बनाए थे छोटे छोटे जिसमें वो मिठाइयाँ रखती थी। एंड उसके बाद वी यहाँ पे मुस्कुराता है और कहता है तो आखिरकार मैंने ढूंढ लिया। एंड फिर वी बोलता है कि मैं श्योर हूँ ये एक बी का जहर है, तो क्या आप सभी मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं? एंड फिर यहाँ पे मिस्टर पैंग बोलते हैं कि आखिर मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि हमारे पैंग क्लैन में कोई भी बीज नहीं रहती है। एंड फिर वी बोलता है हाँ हाँ हम टैंग क्लैन वालों को पता ही। और फिर वी बोलता है कि अच्छा तो टैंग क्लैन वालों को तो ये पता ही है ना कि कोई भी जहर हर किसी इंसान के बॉडी में एक तरह से इफेक्ट नहीं करता, सबके शरीर में वो अलग अलग इफेक्ट करते हैं। जिसपे लीडर कहते हैं कि हाँ मिस्टर पैंग सॉरी यहाँ पे सही कह रहा है कि एक जहर हर किसी इंसान के शरीर में एक तरीके से काम नहीं करता, अलग अलग इंसान के शरीर में जहर अलग अलग तरीके से काम करता है। वी यहाँ पे बताता है कि हमने देखा है यिंग यिंग को एक बी ने काटा है लेकिन उसे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, उसे बहुत कुछ हो सकता था अगर उसके घर में बीज ना हो। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यिंग यिंग को आदत पड़ चुकी है इन सब की। एंड वी बोलता है कि इन सब से हमें एक चीज मिली है जिससे हम साबित कर सके कि उसके शरीर में जो जहर है वो एक बी का ही है। जिसपे मिस्टर पैंग बोलते हैं कि तो आखिर कौन सा बी है वो? जिसपे वी बोलता है कि वो एक बहुत ही स्पेशल टाइप का बी है, चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अब वी तो इन लोगों को दिखाता रहेगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो लोग भी नए हो, और लाइक करना भी मत भूलना ताकि यूट्यूब इन वीडियोस को आगे तक पहुंचाए। सो यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है एंड ये लोग जमीन पे कुछ चीज ढूंढ रहे हैं। लीडर वगैरह पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि वो चीज यहीं पे है? जिसपे वी बोलता है शांत हो जाओ ये लोग यहीं पर है। एंड फिर वो यिन से कहता है कि लेडी यिन जरा रोशनी इधर करना। तो फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक बिस्किट पड़ा है और उसके आसपास बहुत सारी चींटियां हैं और एक बड़ी चींटी एक छोटी चींटी कोई खा रही है, जहाँ पर वो छोटी चींटी बोलती है अरे कोई बचा लो मुझे, ये तो मुझे खा जाएगी। एंड तभी हमें दिखाया जाता है वी उस मोटी चींटी को पकड़ लेता है एंड कहता है कि यही है हमारा असली मुजरिम। जिसपे मिस्टर पैंग बोलते हैं लेकिन ये तो एक चींटी है, ये एक बी तो नहीं है? जिसपे वी बोलता है हाँ लेकिन ये एक बी तो नहीं है पर ये उन बीज की एक रिश्तेदार है। जिसपे सभी बोलते हैं कि रिश्तेदार से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या इनके पास भी मधुमक्खियों जैसा एक डंक होता है? जिसपे वी बोलता है कि हाँ इनके पास भी होता है। एंड फिर वो दिखाता है एंड सभी हैरान कि अरे बाप रे हमें तो पता ही नहीं था कि चींटियों के पास भी डंक होता है, वो भी इतना बड़ा। एंड फिर भी बताता है कि तो फाइनली हमें मिल चुका है, तो यही है हमारा असली मुजरिम जिसके वजह से लेडी यिंग यिंग का ये हाल है।
एंड सभी ये बात सुन के हैरान। एंड बस इसी हैरानी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि यूनियन कैसे ठीक होगी एंड बहुत कुछ। एंड अगला चैप्टर एक हफ्ते बाद आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।